हमारा एप्लीकेशन फाइनली लॉन्च हो चुका है। इसमें 2 कमियाँ हैं। पहली कमी ये है कि इसमें ऐड देखने के बाद आपको थोड़ा सा डिले डायमंड मिलेगा देखने को। बाकी इसमें 4 सीरीज़ ही आई हुई हैं अभी। रूथलेस, घर जमाई है, और मिलियन मैस्टर योद्धा है, और हिडन योद्धा है। स्टार्टिंग से अपलोडिंग शुरू है इस पे। बाकी एक नई सीरीज़ हम लोग, जो कि आप लोग स्टार्टिंग से सुन सकते हो, एकदम नई होगी, कहीं नहीं होगी अपलोडिंग हमारे द्वारा। वो सीरीज़ भी हम लोग इस पे डालेंगे। नाम है सागा सीरीज़, और लॉगिन कर सकते हो कंटिन्यू विद गूगल, ठीक है। और बाकी आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये लोगो है, ये पूरा सब देख लो, ठीक है। और क्या था बस। क्या लेटेस्ट एज सोल कंडेंसेशन रेल्म। जैकी की बात सुनते ही पूरे पोर्ट पर मौजूद लोग रागनी की ओर देखने लगे। हालांकि उसने वेल पहना हुआ था, फिर भी उसकी परफेक्ट बॉडी और ग्रेसफुल पोस्चर इतनी आकर्षक थी कि सबकी नज़र उसी पर टिक गई। उसके हल्के से दिखाई देने वाले सफ़ेद कान भी बाकी लोगों से ज़्यादा सुंदर लग रहे थे। चेहरा दिखे बिना ही सभी को यकीन हो गया कि वेल के पीछे एक बेहद खूबसूरत चेहरा है, और उससे भी ज़्यादा चौंकाने वाली बात वह लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में थी। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अब समझ आया गंगा इतना कॉन्फिडेंट क्यों है। इसके पास लेट स्टेज एक्सपर्ट छुपा हुआ था। अब कमल आसानी से कुछ नहीं कर पाएगा। लेकिन सब अभी भी अनश्योर थे कि आगे क्या होगा। महिपाल भी हैरान था। उसने रागिनी की ओर देखकर सोचा कि वह गंगा से ज़्यादा पावरफुल निकली। कुछ देर तक माहौल शांत रहा। फिर कमल ने दांत भींचकर कहा, तो तुम्हारे पास सपोर्ट है, इसलिए इतने एरोगेंट बन रहे हो, लेकिन तुम दोनों अभी भी काफ़ी नहीं हो। गंगा ने सिर हिलाया, मैंने कब कहा कि वह लड़ेगी। तुम लोगों को खत्म करने के लिए मैं अकेला काफ़ी हूँ। ये सुनते ही पूरा पोर्ट दंग रह गया। ये सच में पागल है। इतनी स्ट्रॉन्ग हेल्पर होते हुए भी खुद लड़ना चाहता है। महिपाल का चेहरा गंभीर हो गया। लेकिन रागिनी ने शांत स्वर में कहा, चिंता मत करो, गंगा संभाल लेगा। महिपाल समझ ही नहीं पा रहा था कि यह आत्मविश्वास है या पागलपन। तभी झनन तलवार की आवाज गूंजी। गंगा के हाथ में एक 2 पैटर्न हेवनली स्वॉर्ड आ गई। उसके शरीर से भयानक किलिंग इंटेंट और फाइटिंग स्पिरिट निकल रही थी। उसने तलवार उठाकर कमल और बाकी लोगों की ओर इशारा किया और बोला, तुम सब मरोगे। कमल गुस्से से चिल्लाया, मार डालो इसे। जैकी ने तुरंत हमला किया। उसने अपनी कर्व्ड स्वॉर्ड निकाली और जोरदार वार किया। बाकी तीनों भी चारों तरफ से गंगा को घेरकर अटैक करने लगे। एक पल में चारों दिशाओं से भयानक अटैक्स आने लगे। समुद्र उफनने लगा। आसमान तक गूंज उठी। सबको लगा अब गंगा खत्म, लेकिन गंगा की आंखों में डर नहीं था। उसे महसूस हुआ कि ये लोग सेंट्रल कॉन्टिनेंट के मुकाबले काफ़ी कमज़ोर हैं। अचानक वह हरकत में आया। उसकी तलवार से लगातार वार निकले। एक के बाद एक 9 वार। आसमान में 9 बड़े तारे बन गए। फिर एक भयानक फायर ड्रैगन प्रकट हुआ। वह गरजा और उन 9 तारों के बीच उड़ने लगा। उसकी शक्ति इतनी भयानक थी कि जैकी का ओशन इंटेंट भी दब गया। पूरा दृश्य बदल गया। अब हमला करने वाले चारों लोग खुद दबाव में आ गए। 9 तारे सीधा जैकी और एक मिड स्टेज कल्टिवेटर पर टूट पड़े। साथ ही गंगा ने 2 और वार किए। 2 मीटियर्स की तरह अटैक्स पीछे खड़े 2 अर्ली स्टेज कल्टिवेटर्स पर गिरे। दोनों पक्षों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क था। जैकी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उसने कांपते हुए कहा, ये कैसे संभव है। उसे पहली बार एहसास हुआ जिसे वह मारने आया था वह उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक था। बूम! एक भयानक और कान फाड़ देने वाली गर्जना पूरे समुद्र में गूंज उठी। ऐसा प्रतीत हुआ मानो आकाश फट गया हो और समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़कर उफान पर आ गया हो। गंगा द्वारा प्रकट की गई 9 स्टार्स अलाइंड की शक्ति, जो एक प्रचंड और जीवंत फायर ड्रैगन के साथ आगे बढ़ रही थी, सीधे जैकी और एक अन्य मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर की डिवाइन एबिलिटीज से टकराई। उस टक्कर का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि उनके द्वारा छोड़ी गई सारी शक्ति एक ही क्षण में टूटकर बिखर गई और बिना कोई प्रतिरोध किए शून्य में विलीन हो गई। आकाश में फैले हुए 9 विशाल तारे सैकड़ों मीटर तक विस्तृत होकर एक कॉम्प्लेक्स त्रिआयामी संरचना का निर्माण कर रहे थे, जिसने पूरे क्षेत्र को घेर लिया था। ये केवल एक आक्रमण नहीं था, बल्कि एक पूर्ण ऊर्जा क्षेत्र था, जिसमें प्रवेश करने वाली कोई भी शक्ति टिक नहीं सकती थी। जैकी और उसके साथी की शक्तियां उस अवरोध को पार नहीं कर सकी और 9 तारों के मध्य में ही समाप्त हो गईं। इसके विपरीत गंगा के 9 तारे पुनर्तः सुरक्षित और अडिग रहे और बिना किसी बाधा के अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहे।
अगले ही क्षण प्रतिक्रिया करने का अवसर मिलने से पहले ही वे दोनों कल्टिवेटर्स उस प्रचंड शक्ति की चपेट में आ गए। एक विस्फोट हुआ और उनके शरीर तुरंत खून की धुंध में बदल गए। उनके अंग प्रत्यंग बिखर कर समुद्र की ओर जा गिरे। उसी समय गंगा के पीछे से आक्रमण करने वाले 2 अन्य कल्टिवेटर्स भी उसी परिणाम का सामना कर रहे थे। उनकी डिवाइन पावर्स गिरते हुए तारों से टकराकर टूट गईं और उसके तुरंत बाद वे भी उस प्रबल ऊर्जा से टकराकर चितड़े चितड़े हो गए और वहीं समाप्त हो गए। इस टक्कर से उत्पन्न ऊर्जा चारों ओर फैल गई। समुद्र उफनने लगा और विशाल लहरें उठकर आकाश को छूने लगीं। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति स्वयं इस युद्ध की गवाह बनकर कांप रही हो। राठौर फैमिली के चारों सोल कंडेंसेशन रेल्म कल्टिवेटर्स कुछ ही पलों में समाप्त हो चुके थे। उनके शरीर इतने बुरी तरह नष्ट हो गए थे कि समुद्र की लहरों में बहते हुए उनकी पहचान करना भी असंभव था। गंगा, जो कुछ क्षण पहले चारों ओर से घिरा हुआ था, न केवल उस घेरे से बाहर निकल आया बल्कि एक ही पल में अपने चारों शत्रुओं का अंत भी कर दिया। उन शत्रुओं में कुछ उसके समान स्तर के थे और कुछ उससे उच्च स्तर के, फिर भी उसके सामने वे सभी तुच्छ और असहाय सिद्ध हुए, मानो वे केवल चींटियां हों। कुछ समय के लिए पूरा पोर्ट पूरी तरह शांत हो गया। केवल समुद्र की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। हर व्यक्ति अपनी आंखें फैलाकर आकाश में खड़े उस युवक को देख रहा था। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी जो हुआ वह वास्तविक था। वह दृश्य बार बार सभी के मन में दोहराया जा रहा था और हर बार उतना ही अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था। आखिरकार किसी ने धीमे स्वर में कहा कि वह जीत गया है। उसकी आवाज में अभी भी संदेह था, मानो वह स्वयं अपने शब्दों पर विश्वास नहीं कर पा रहा हो। लेकिन धीरे धीरे लोगों को वास्तविकता का एहसास होने लगा। उन्होंने स्वीकार किया कि गंगा न केवल जीता बल्कि उसने अपने विरोधियों को पूरी तरह कुचल दिया। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। अब सभी समझ चुके थे कि वह पागल नहीं बल्कि एक असाधारण प्रतिभा है। ये युद्ध निश्चित रूप से टॉर्टस आइलैंड के इतिहास में दर्ज किया जाएगा। कुछ समय पहले तक जो लोग उसे घमंडी और पागल समझ रहे थे, अब उन्हें अपनी सोच पर शर्म आने लगी। हर कोई मान चुका था कि वे गलत थे। महिपाल, जो अभी कुछ क्षण पहले तक अत्यंत चिंतित था, गंगा की ओर देखते हुए स्तब्ध रह गया। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन उसकी शक्ति को स्वीकार किया। रागिनी पहले से ही इस दृश्य की अभ्यस्त थी, इसलिए उसके चेहरे पर कोई विशेष परिवर्तन नहीं था। उसने शांत स्वर में कहा कि उसे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा। महिपाल अभी भी इस बात को पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पा रहा था। उसके लिए ये समझ से परे था कि एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर इतनी भयावह शक्ति कैसे दिखा सकता है। तभी गंगा की ठंडी आवाज गूंजी। अब उसकी नज़र कमल पर थी। कमल के चेहरे पर भय स्पष्ट दिखाई दे रहा था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने 4 सबसे शक्तिशाली सहायकों को मरते देखा था। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। गंगा ने इतनी आसानी से चारों को समाप्त कर दिया था कि अब कमल जानता था कि उसका बचना लगभग असंभव है। उसने बिना एक क्षण गंवाए भागने का निर्णय लिया और पूरी गति से टॉर्टस आइलैंड की ओर उड़ गया। उसे अब किसी नियम की परवाह नहीं थी। उसका केवल एक ही उद्देश्य था कि वह शहर तक पहुंचे और राठौर फैमिली से सहायता मांगे। लेकिन वो अधिक दूर नहीं जा सका। अचानक एक तेज प्रकाश किरण हवा को चीरती हुई आई और उसके सीने को भेद गई। उसके सीने में एक बड़ा छेद बन गया। उसका शरीर कांप उठा और उसने खून उगल दिया। उसे लगा कि उसका शरीर अब उसके कंट्रोल में नहीं है और उसकी चेतना तेजी से समाप्त हो रही है। उसकी आंखों में पछतावा, भय, क्रोध और नफरत के भाव एक साथ दिखाई दे रहे थे। वह कुछ करना चाहता था, लेकिन अब उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। उसका शरीर धीरे धीरे समुद्र में गिर गया और लहरों ने उसे किनारे की ओर बहा दिया। गंगा ने उसकी ओर एक नज़र डाली, लेकिन उसे कोई विशेष महत्व नहीं दिया। उसने उन लोगों की ओर देखा जो मजेस्टिक से बचकर निकले थे। वे सभी भय से कांप रहे थे और उसके सामने आने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन गंगा ने उन्हें पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया। वह मुड़ा और रागिनी तथा महिपाल की ओर बढ़ा और शांत स्वर में कहा कि अब उन्हें आइलैंड पर चलना चाहिए। रागिनी ने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। महिपाल ने कमल की लाश की ओर देखा और चिंतित होकर कहा कि गंगा ने राठौर फैमिली को अपमानित कर दिया है और अब स्थिति गंभीर हो सकती है। उसने समझाया कि कमल राठौर फैमिली के प्रमुख का पुत्र था और उसकी मृत्यु सीधा चुनौती है। गंगा ने शांत भाव से पूछा कि राठौर फैमिली कितनी शक्तिशाली है। महिपाल ने गंभीर स्वर में बताया कि राठौर फैमिली का प्रमुख आर्य वॉइड रेल्म के प्रारंभिक स्तर पर है और उनके पास कई सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स भी हैं।
उसने सलाह दी कि गंगा को तुरंत किसी अन्य आइलैंड पर चले जाना चाहिए। गंगा मुस्कुराया और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि उसे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि केवल एक वॉइड रेल्म कल्टिवेटर है जिसे वह संभाल सकता है। महिपाल ये सुनकर स्तब्ध रह गया। रागिनी ने हंसते हुए कहा कि गंगा के पास अभी भी कई छुपे हुए तरीके हैं और वह एक से अधिक वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स का भी सामना कर सकता है। महिपाल को ये सब अत्यधिक आत्मविश्वास लगा जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। इसके बाद गंगा ने आगे बढ़ते हुए कहा कि अब उन्हें आइलैंड पर उतरना चाहिए। तीनों टॉर्टस आइलैंड के पोर्ट पर उतरे क्योंकि वहां उड़ान भरना प्रतिबंधित था। जैसे ही गंगा जमीन पर उतरा, आसपास खड़े लोगों ने जोरदार तालियों से उसका स्वागत किया। वे उसे एक नायक के रूप में देख रहे थे। गंगा को ये सब थोड़ा असहज लगा। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि उसे ये सब पसंद नहीं है और वह जल्दी से शहर की ओर बढ़ गया। उसी समय लहरें किनारे से टकराईं और कमल की लाश किनारे आ गई। राठौर फैमिली के लोग तुरंत वहां पहुंचे और उसका शरीर उठा लिया। गंगा ने एक नज़र उस पर डाली और बिना किसी को बताए अपनी डिवाइन सेंस से उसका स्टोरेज रिंग उठा लिया। इसके बाद वह बिना पीछे देखे आगे बढ़ गया, जबकि राठौर फैमिली के लोग चुपचाप लाश लेकर वहां से चले गए। टॉर्टस आइलैंड पर स्थित शहर का नाम आइस सिटी था। ये शहर माउंटेन के सहारे बसा हुआ था और इसका मुख्य द्वार समुद्र की ओर स्थित पोर्ट की दिशा में था। पोर्ट से शहर की दूरी अधिक नहीं थी, लगभग 10 मील के भीतर ही शहर का प्रवेश द्वार दिखाई देने लगता था। गंगा, रागिनी और महिपाल अधिक समय नहीं लगे और जल्द ही आइस सिटी के द्वार तक पहुंच गए। शहर के प्रवेश द्वारों की संख्या बहुत अधिक थी। बाएं से दाएं तक लगभग 100 के आसपास द्वार बने हुए थे और हर एक द्वार पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी। लोग कतार में खड़े होकर अंदर प्रवेश कर रहे थे। प्रत्येक द्वार पर कवच पहने सैनिक खड़े थे जो आने वाले लोगों की जांच कर रहे थे। कुछ लोगों को बिना किसी रोकटोक के अंदर जाने दिया जा रहा था, जबकि कुछ को प्रवेश से पहले कोई विशेष पहचान चिन्ह या टोकन दिखाना पड़ रहा था। ये देखकर गंगा को जिज्ञासा हुई और उसने महिपाल से पूछा कि इन लोगों के पास किस प्रकार का टोकन होता है। महिपाल पहले तो थोड़ा चौंका और उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या उसे आइडेंटिटी टोकन के बारे में पता नहीं है। गंगा ने शांत स्वर में बताया कि वह और रागिनी बचपन से एक अलग-थलग द्वीप पर रहे हैं और उन्होंने कभी अन्य द्वीपों की वर्ल्ड नहीं देखी, इसलिए उन्हें यहाँ के नियमों की जानकारी नहीं है। महिपाल को इस बात पर थोड़ा संदेह हुआ, लेकिन उसने आगे कुछ नहीं पूछा। उसने समझाते हुए कहा कि यदि उनके पास आइडेंटिटी टोकन नहीं है तो भी चिंता की बात नहीं है, वह उन्हें अपने साथ लेकर शहर में प्रवेश करा सकता है और बाद में उनके लिए आइडेंटिटी टोकन बनवा देगा। इसके बाद महिपाल सीधे गंगा और रागिनी को लेकर शहर के द्वार की ओर बढ़ा। जैसे ही वहां मौजूद सैनिकों ने महिपाल को देखा, उन्होंने बिना किसी प्रश्न के तुरंत उसे अंदर जाने दिया। महिपाल ने विनम्रता से सैनिक को बताया कि उसके पीछे खड़े दोनों लोग उसके मित्र हैं और उन्हें भी प्रवेश दिया जाए। सैनिक ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाकर उन्हें भी अंदर जाने दिया। तीनों बिना किसी बाधा के आइस सिटी के भीतर प्रवेश कर गए। शहर के अंदर प्रवेश करने के बाद महिपाल उन्हें एक रेस्टोरेंट में ले गया। ये रेस्टोरेंट स्पष्ट रूप से सिंह फैमिली के कंट्रोल में था। जैसे ही महिपाल ने वहां के प्रबंधक को सूचना दी, तुरंत गंगा और रागिनी के लिए एक उत्तम कमरा तैयार कर दिया गया। उन्हें किसी भी प्रकार का शुल्क देने की आवश्यकता नहीं थी और वहां रहने, खाने पीने की सारी व्यवस्था निःशुल्क कर दी गई। गंगा और रागिनी को व्यवस्थित करने के बाद महिपाल आइडेंटिटी टोकन बनवाने चला गया। वह अधिक समय नहीं लगा और जल्द ही वापस लौट आया। उसके हाथ में 2 बारीक लोहे के बने टोकन थे, जिन पर साधारण लेकिन प्रभावशाली अरे पैटर्न्स उकेरे गए थे। उन टोकन्स में हल्की स्पिरिचुअल एनर्जी भी प्रवाहित हो रही थी। उसने एक टोकन गंगा को और दूसरा रागिनी को देते हुए कहा कि अब उनकी पहचान आइस सिटी के सामान्य निवासियों के रूप में दर्ज हो गई है। अब वे इन टोकन्स के माध्यम से 1000 स्टार सी के किसी भी द्वीप पर स्वतंत्र रूप से जा सकते हैं। गंगा ने टोकन को ध्यान से देखते हुए महिपाल से पूछा कि 1000 स्टार सी का क्या अर्थ है। महिपाल ने विस्तार से समझाया कि कियांगसिंग आइलैंड केवल द्वीपों का समूह है, जबकि 1000 स्टार सी पूरे समुद्री क्षेत्र को दर्शाता है जिसमें ये सभी द्वीप स्थित हैं। उसने आगे बताया कि इस क्षेत्र में कुल मिलाकर लगभग 1000 द्वीप हैं, जिनमें बड़े और छोटे सभी प्रकार के द्वीप शामिल हैं। इन्हीं के कारण इस स्थान को 1000 स्टार आइलैंड कहा जाता है और धीरे धीरे पूरे समुद्री क्षेत्र को भी 1000 स्टार सी कहा जाने लगा।
गंगा ने टोकन को हाथ में घुमाते हुए एक और प्रश्न किया कि क्या इस पूरे क्षेत्र पर कोई एक केंद्रीय शासन व्यवस्था है। महिपाल ने बताया कि विभिन्न द्वीपों की अपनी अपनी शासन प्रणाली, नियम और परंपराएं हैं, लेकिन इन सब के ऊपर एक शक्तिशाली संगठन है जिसे केओटिक स्टार अलायंस कहा जाता है। उसने समझाया कि यह संगठन 1000 स्टार सी के 9 सबसे शक्तिशाली कल्टिवेटर्स द्वारा गठित एक परिषद है। इसके अधीन कई संस्थाएं कार्य करती हैं, जिनका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में संतुलन बनाए रखना और बड़े संघर्षों को रोकना है। ये संगठन सीधे प्रशासन नहीं चलाता, लेकिन ये सुनिश्चित करता है कि कोई बड़ा युद्ध न हो और व्यवस्था बनी रहे। इसके अतिरिक्त केओटिक स्टार अलायंस सभी द्वीपों से लगभग 30% संसाधनों को कर के रूप में भी एकत्र करता है। ये सुनकर गंगा को आश्चर्य हुआ और उसने कहा कि यह कर बहुत अधिक है। महिपाल ने बताया कि इसके बदले में ये संगठन कई महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे द्वीपों के बीच विवादों को सुलझाना, संकट के समय सहायता देना और समुद्र में रहने वाले शक्तिशाली डेमन रेस से रक्षा करना। समय समय पर होने वाली बीस्ट टाइड्स का सामना भी यही संगठन करता है। गंगा ने इस व्यवस्था को समझते हुए कहा कि यह एक प्रकार की केंद्रीय सत्ता है, जिसके अंतर्गत सभी द्वीप स्वतंत्र रहते हुए भी उससे जुड़े हुए हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद महिपाल ने कहा कि अब वह अपने परिवार के पास लौटेगा और अगले दिन फिर मिलने आएगा। उसने ये भी कहा कि यदि कोई समस्या हो तो रेस्टोरेंट के प्रबंधक से संपर्क किया जाए और यदि कोई गंभीर स्थिति हो तो उसे सूचना दी जाए। गंगा ने हंसते हुए कहा कि वह उसे ऐसा दिखा रहा है जैसे वह कोई खतरनाक व्यक्ति हो। महिपाल ने मुस्कुराते हुए विदा ली और वहां से चला गया। महिपाल के जाने के बाद गंगा ने कमल का स्टोरेज रिंग निकाला और उसमें रखी वस्तुओं की जांच करने लगा। अक्सर वस्तुएं उसके लिए उपयोगी नहीं थीं, क्योंकि कमल का स्तर अपेक्षाकृत कम था। लेकिन एक वस्तु ने उसका ध्यान आकर्षित किया। वह एक मानचित्र था जो पशु की खाल से बना हुआ था और मोम से सील किया गया था। उसका निर्माण बहुत ही सावधानी और कौशल से किया गया था, जिससे ये स्पष्ट था कि वह सामान्य वस्तु नहीं है। गंगा ने उसे खोलकर ध्यान से देखा। यह एक समुद्री मानचित्र था, जिसमें एक विशेष द्वीप को दर्शाया गया था। उस द्वीप पर 2 विशेष चिन्ह बने हुए थे, एक खजाने का प्रतीक और दूसरा खोपड़ी का चिन्ह। ये संकेत दे रहा था कि वहां खजाना भी है और खतरा भी। गंगा कुछ समय तक उस मानचित्र को देखता रहा और फिर रागिनी से कहा कि चूंकि उन्हें अभी कोई निश्चित दिशा नहीं पता, तो क्यों न इस मानचित्र के अनुसार उस द्वीप पर जाकर खोज की जाए। रागिनी ने अपना वेल हटाया और मुस्कुराते हुए पूछा कि क्या वह उस खतरे से नहीं डरता जो उस खोपड़ी के चिन्ह से दर्शाया गया है। गंगा ने हंसते हुए उत्तर दिया कि जहां खतरा होता है, वहीं अवसर भी छिपा होता है। रागिनी ने भी सहमति जताई और कहा कि वे तुरंत नहीं जाएंगे, बल्कि पहले कुछ दिन टॉर्टस आइलैंड पर रहकर 1000 स्टार सी के बारे में और जानकारी एकत्र करेंगे। गंगा ने भी इस बात को स्वीकार किया। उधर आइस सिटी के भीतर राठौर फैमिली में एक अलग ही माहौल था। जब एक सेवक ने समाचार सुनाया, तो एक गंभीर और प्रतिष्ठित वृद्ध अचानक खड़ा हो गया और क्रोध में गर्जना करते हुए बोला कि किसी ने कमल को मार दिया है। राठौर फैमिली के भव्य प्रासाद के भीतर बैठा वह गंभीर और प्रभावशाली वृद्ध कोई और नहीं बल्कि स्वयं आर्य था, जो पूरे राठौर परिवार का मुखिया था। उसका चेहरा कठोर था, आंखें बड़ी और गोल थीं जिनमें क्रोध की ज्वाला स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसकी घनी भौहें, चौकोर चेहरा और सफ़ेद दाढ़ी उसे और भी भयावह और प्रभावशाली बना रही थीं। वह उम्र में काफ़ी बड़ा था। उसके जीवन में अनेक स्त्रियां आई थीं और उसके कई पुत्र पौत्र थे। उन सभी में से उसके 2 पुत्र, बड़ा पुत्र यान रेड और दूसरा पुत्र कमल, उसके सबसे प्रिय थे। अब जब उसे ये समाचार मिला कि कमल की हत्या कर दी गई है, तो उसके भीतर का क्रोध विस्फोटक रूप से बाहर आ गया। उसके क्रोधित होते ही सभा में उपस्थित सभी लोग भय से कांप उठे और तुरंत सिर झुकाकर खड़े हो गए। वातावरण में ऐसा दबाव छा गया था कि कोई भी सांस लेने तक में सावधानी बरत रहा था। राघव GHUA की आंखों में ठंडी चमक उभरी। वह धीरे से अपनी कुर्सी पर बैठ गया, लेकिन उसका क्रोध शांत नहीं हुआ था। उसकी आंखें मानो आग उगल रही थीं। उसने सामने खड़े सेवक वीरन की ओर देखा और कठोर स्वर में पूछा कि टॉर्टस आइलैंड पर आखिर किसने इतनी हिम्मत की कि राठौर फैमिली के व्यक्ति को मार दिया, और पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताने को कहा। वीरन, जो मजेस्टिक से बचकर निकला एक सेला था, भय से कांपते हुए बोला कि उस समय समुद्र में एक अजीब सा वाहन चल रहा था। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि आर्य ने क्रोध में उसे डांट दिया और कहा कि वो बकवास न करे, क्योंकि कोई वाहन समुद्र में कैसे चल सकता है।
वीरान और भी डर गया, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि यह सच है और उसी अजीबता के कारण कमल ने उस वाहन को सबक सिखाने का आदेश दिया और मजेस्टिक को उसकी ओर मोड़ दिया। आर्य अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा था, लेकिन उसने आगे पूछताछ जारी रखी। वीरन ने बताया कि उस वाहन ने सीधे मजेस्टिक को टक्कर मार दी और वह विशाल जहाज समुद्र में डूब गया। ये सुनते ही आर्य का धैर्य टूट गया। उसने क्रोध में आकर एक प्रहार किया जिससे वीरन दूर जाकर गिर पड़ा। उसने उसे झूठा करार देते हुए कहा कि मजेस्टिक जैसा विशाल और मजबूत जहाज किसी साधारण वाहन से नष्ट नहीं हो सकता। वीरन घायल अवस्था में भी उठकर खड़ा हुआ और बोला कि वह सच कह रहा है और इस घटना के कई प्रत्यक्षदर्शी हैं। आर्य को अब संदेह होने लगा कि शायद ये बात सच हो सकती है। उसने तुरंत अपने लोगों को पोर्ट पर भेजा ताकि सच्चाई की कंफर्म की जा सके। कुछ ही समय में राजू नामक व्यक्ति लौट कर आया और उसने कंफर्म की कि वीरन झूठ नहीं बोल रहा था और वास्तव में मजेस्टिक को एक अजीब वाहन ने नष्ट किया था। अब आर्य के चेहरे पर आश्चर्य स्पष्ट था। उसने थोड़ी देर विचार किया और फिर वीरान से आगे की घटना बताने को कहा। वीरन ने बताया कि मजेस्टिक के नष्ट होने के बाद कमल क्रोधित हो गया और उस वाहन के लोगों को दंडित करना चाहता था। उसने ये भी बताया कि गंगा नाम का एक युवक, जो मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में था, उसने ही कमल को मार डाला। आर्य ने तुरंत इस बात को अस्वीकार कर दिया। उसे विश्वास था कि उसके साथ जैकी और अन्य शक्तिशाली कल्टिवेटर्स थे, इसलिए किसी एक व्यक्ति के लिए उन्हें पार करके उसके पुत्र को मार देना असंभव था। लेकिन जब वीरान ने कहा कि जैकी और अन्य तीनों भी मारे गए, तो आर्य पूरी तरह चौंक गया। उसने राजू की ओर देखा और कंफर्म चाही। राजू ने गंभीरता से सिर हिलाकर इस बात को सत्य बताया। अब आर्य के चेहरे पर केवल क्रोध ही नहीं बल्कि गहरी सोच भी दिखाई देने लगी। उसने पूछा कि क्या इस घटना में कोई और भी शामिल था। वीरन ने उत्तर दिया कि केवल गंगा ने ही युद्ध किया था। उसके साथ एक महिला थी जो लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन रेल्म में थी, लेकिन उसने युद्ध में भाग नहीं लिया। ये सुनकर आर्य और भी अधिक चकित हो गया। एक ही व्यक्ति ने 4 सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर्स को मार दिया और वह भी उनसे ऊंचे स्तर के विरोधियों को परास्त करते हुए। ये बात उसके अनुभव के विपरीत थी। उसने मन ही मन सोचा कि ऐसा व्यक्ति साधारण नहीं हो सकता और संभव है कि वह केओटिक स्टार अलायंस के किसी महान एक्सपर्ट का शिष्य हो। उसने पूछा कि क्या गंगा भाग गया था, लेकिन उसे बताया गया कि वह टॉर्टस आइलैंड पर ही आ गया है। ये सुनकर आर्य और भी क्रोधित हो गया। उसे लगा कि यह सीधे राठौर फैमिली को चुनौती है, लेकिन साथ ही उसे ये भी महसूस हुआ कि इतना साहसी व्यवहार बिना किसी मजबूत पृष्ठभूमि के संभव नहीं है। इसलिए उसने तुरंत आदेश दिया कि गंगा की पूरी जानकारी जुटाई जाए। राजू ने शीघ्रता से जांच की और लौटकर बताया कि गंगा और उसकी साथी रागिनी को महिपाल शहर में लेकर आया था और उन्हें हाल ही में आइडेंटिटी टोकन दिए गए हैं। इसका अर्थ था कि वे पहले यहाँ के निवासी नहीं थे और संभवतः किसी दूरस्थ द्वीप से आए थे। आर्य ने इस पर विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि यदि वे किसी बड़े शक्तिशाली व्यक्ति के वंशज होते तो उनकी पहचान पहले से होती। इसका मतलब था कि उनकी शक्ति तो असाधारण है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि उतनी मजबूत नहीं हो सकती। लेकिन महिपाल का इस मामले में शामिल होना स्थिति को कॉम्प्लेक्स बना रहा था, क्योंकि सिंह फैमिली भी टॉर्टस आइलैंड की 3 प्रमुख फैमिलीज में से एक थी और दोनों परिवारों के बीच संतुलन बना हुआ था। यदि इस घटना के कारण दोनों परिवारों के बीच युद्ध होता तो तीसरी शक्ति देसाई फैमिली को लाभ मिल सकता था। इसलिए आर्य को हर कदम सोच समझकर उठाना था। अंततः उसने निर्णय लिया कि चाहे जो भी हो, गंगा को मरना ही होगा। उसने कहा कि वह स्वयं सिंह फैमिली के प्रमुख रॉकी से मिलेगा और उसे स्पष्ट रूप से बताएगा कि वह अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लेना चाहता है। इसके बाद उसने राजू को आदेश दिया कि वह तुरंत कमल का स्टोरेज रिंग लेकर आए, क्योंकि इस मिशन का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य उस मैप को लाना भी था जो कमल के पास था। राजू ने आदेश स्वीकार किया और तुरंत कमल के शव को ढूंढने के लिए बाहर निकल गया। जैसे ही आर्य ने मानचित्र और स्टोरेज रिंग का उल्लेख किया, वीरन का चेहरा अचानक बेहद बदसूरत हो गया, मानो उसे किसी गंभीर परिणाम का आभास हो गया हो। राजू अभी बाहर जाने ही वाला था कि वीरन घबराकर जल्दी से आगे बढ़ा और आर्य से बोला कि सेकंड यंग मास्टर की स्टोरेज रिंग पहले ही गंगा द्वारा ले ली गई है। ये सुनते ही आर्य का चेहरा एकदम बदल गया। उसके चेहरे पर आश्चर्य और क्रोध एक साथ उभर आए। वह भलीभांति जानता था कि उस स्टोरेज रिंग में रखा गया मानचित्र अत्यंत महत्वपूर्ण था,
जिसे उसने बड़ी कठिनाई से प्राप्त किया था और किसी भी कीमत पर वह उसे खोना नहीं चाहता था। उसने कुछ क्षण गंभीरता से विचार किया और फिर गहरे स्वर में पूछा कि जैकी और बाकी 3 सोल कंडेंसेशन रेल्म के कल्टिवेटर्स के स्टोरेज रिंग्स का क्या हुआ। वीरन ने उत्तर दिया कि यद्यपि जैकी और अन्य सभी के शरीर पूरी तरह चकनाचूर हो गए थे, फिर भी उनके अवशेष एकत्र कर लिए गए थे और उनके स्टोरेज रिंग्स सुरक्षित हैं। आर्य ने तुरंत आदेश दिया कि वे सभी स्टोरेज रिंग्स तुरंत उसके पास लाए जाएं। थोड़ी ही देर में राजू और वीरन वापस लौटे और चारों स्टोरेज रिंग्स उसके सामने प्रस्तुत कर दिए। आर्य ने स्वयं एक एक करके उन रिंग्स की जांच की, लेकिन कुछ ही क्षणों में उसका चेहरा और भी गंभीर हो गया क्योंकि उसे वह मानचित्र उनमें कहीं भी नहीं मिला। अब उसके मन में संदेह पैदा हुआ। उसने सोचा कि क्या गंगा विशेष रूप से उस मानचित्र के लिए ही आया था। फिर उसके विचार आगे बढ़े और उसने ये भी सोचा कि कहीं सिंह फैमिली इस पूरे मामले के पीछे तो नहीं है और उनका असली उद्देश्य वही मानचित्र प्राप्त करना तो नहीं था। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसने इस संभावना को स्वयं ही खारिज कर दिया। उसने मन ही मन विश्लेषण किया कि सिंह फैमिली को उस मानचित्र के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और यदि वे वास्तव में उसे पाना चाहते तो वे टॉर्टस आइलैंड के पास इतना जोखिम भरा कदम नहीं उठाते। इस प्रकार उसने निष्कर्ष निकाला कि इस घटना का सिंह फैमिली से कोई सीधा संबंध नहीं है। फिर भी स्थिति असामान्य थी और उसे पूरी सच्चाई जाननी ही थी। उसने निर्णय लिया कि पहले सिंह फैमिली की प्रतिक्रिया को परखा जाए। इसके बाद वह स्वयं सिंह फैमिली के पास जाने के लिए निकल पड़ा। साथ ही उसने राजू को आदेश दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से एक दल लेकर गंगा के ठिकाने का पता लगाए और उस पर कड़ी निगरानी रखे ताकि वह किसी भी स्थिति में टॉर्टस आइलैंड से बाहर न जा सके। कुछ ही समय में आर्य अपनी गाड़ी में बैठकर सिंह फैमिली के विशाल निवास के द्वार पर पहुंच गया। टॉर्टस आइलैंड की 3 प्रमुख फैमिलीज में से एक के मुखिया होने के कारण उसकी स्थिति अत्यंत विशेष थी, इसलिए सिंह फैमिली के पहरेदारों ने उसे रोकने का साहस नहीं किया और उसे सीधे भीतर जाने दिया। हालांकि वह बहुत तेजी से भीतर नहीं गया, बल्कि उसने जानबूझकर धीमी गति रखी ताकि सिंह फैमिली के सेवकों को समय मिल सके और वे जाकर परिवार प्रमुख रॉकी को उसके आगमन की सूचना दे सकें। उसी समय सिंह फैमिली के निवास में स्थित स्टडी कक्ष में रॉकी अपने तीसरे पुत्र महिपाल से मिल रहा था। अपने पुत्र को जीवित देखकर वह अत्यंत प्रसन्न था और उसने तुरंत आदेश दिया कि पूरे परिवार को सभा कक्ष में बुलाया जाए ताकि वह सबको ये सुखद समाचार सुना सके। वह अपने पुत्र का हाथ पकड़कर उससे पूछने लगा कि जब उसके बड़े भाई सारांश ने ये सूचना दी थी कि वह समुद्री राक्षस द्वारा निगल लिया गया है, तो वह कैसे जीवित बच गया। ये सुनकर महिपाल की आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और उसने गहरे स्वर में पूछा कि क्या वास्तव में यही बात उसके दूसरे भाई ने कही थी। रॉकी इस प्रतिक्रिया से थोड़ा चौंका और पूछा कि क्या ये सत्य नहीं है। महिपाल इस विषय पर कुछ और कहने ही वाला था कि तभी एक सेवक हौंफता हुआ भीतर आया और उसने बताया कि राठौर फैमिली का मुखिया आर्य द्वार पर पहुंच चुका है और उसका भाव अत्यंत क्रोधित है, जिससे प्रतीत होता है कि वह किसी दुश्मनीपूर्ण उद्देश्य से आया है। ये सुनकर रॉकी भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने कहा कि उसका राठौर फैमिली से कोई वैर नहीं है, फिर अचानक आर्य क्यों यहाँ आया है। महिपाल के मन में तुरंत एक आशंका उत्पन्न हुई और उसने कहा कि यह संभव है कि यह मामला उससे संबंधित हो। रॉकी ने उससे पूरी बात पूछी। तब महिपाल ने विस्तार से बताया कि कैसे उसे गंगा ने बचाया, कैसे वे आइस सिटी पहुंचे और किस प्रकार गंगा ने कमल को मार डाला। पूरी कहानी सुनने के बाद रॉकी का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि कमल की हत्या कोई साधारण बात नहीं है और निश्चित रूप से आर्य बदला लेने आया होगा। उसके अनुसार आर्य यहाँ इसलिए आया है ताकि वह सिंह फैमिली की मंशा को समझ सके। महिपाल ने तुरंत कहा कि गंगा उसका जीवन रक्षक है और वह चाहता है कि किसी भी स्थिति में उसकी रक्षा की जाए। लेकिन रॉकी का दृष्टिकोण अलग था। उसने स्पष्ट कहा कि यदि आर्य अपने पुत्र की हत्या के बाद भी बदला नहीं लेता तो राठौर फैमिली की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाएगी। साथ ही उसने ये भी कहा कि गंगा ने स्थिति को और बिगाड़ा क्योंकि जब मामला शांत हो सकता था तब भी उसने कमल को मारने का निर्णय लिया। महिपाल ने इसका विरोध करते हुए कहा कि यह सब कमल की क्रूरता का परिणाम था, जिसने एक शिशु के जीवन की भी परवाह नहीं की। लेकिन रॉकी ने ठंडे स्वर में कहा कि वर्ल्ड में अन्याय बहुत हैं और हर अन्याय को मारना संभव नहीं है। उसने स्पष्ट कर दिया कि सिंह फैमिली को इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राठौर फैमिली के साथ युद्ध छिड़ सकता है और इसका लाभ देसाई फैमिली को मिलेगा। ये सुनकर महिपाल का हृदय भारी हो गया और उसने दुख के साथ कहा कि क्या वे अपने जीवन रक्षक को यूं ही मरने देंगे।
कुछ क्षण सोचने के बाद रॉकी ने एक समझौता प्रस्ताव रखा। उसने कहा कि महिपाल जाकर गंगा को उसके निवास स्थान पर चेतावनी दे और उसे टॉर्टस आइलैंड छोड़ने के लिए कहे, जबकि वह स्वयं आर्य को बातचीत में उलझाए रखेगा। लेकिन महिपाल को यह उपाय व्यर्थ लगा, क्योंकि यदि आर्य उसे मारना चाहता है तो वह निश्चित रूप से पहले से निगरानी बिठा चुका होगा। रॉकी ने फिर कहा कि गंगा की शक्ति को देखते हुए वह संभवतः भाग सकता है, क्योंकि टॉर्टस आइलैंड पर बहुत कम लोग हैं जो उसे रोक सकें। फिर भी महिपाल को संतोष नहीं हुआ, लेकिन अंततः रॉकी ने एक 3 पैटर्न वाला सोरा स्वॉर्ड उसे दिया और कहा कि इसे गंगा को देकर उनका ऋण समाप्त मान लिया जाए। महिपाल ने इस पर कड़वाहट से कहा कि उसके अनुसार यह कृतज्ञता नहीं बल्कि उपकार का अपमान है। रॉकी का चेहरा कठोर हो गया और उसने स्पष्ट कहा कि एक परिवार प्रमुख होने के नाते उसे पूरे परिवार के हित को प्राथमिकता देनी होगी और वह एक व्यक्ति के लिए पूरे परिवार को खतरे में नहीं डाल सकता। अंततः महिपाल ने भारी मन से तलवार ली और तुरंत पीछे के मार्ग से निकलकर गंगा को चेतावनी देने के लिए सराय की ओर चल पड़ा। कुछ ही देर बाद वह तेजी से कमरे में घुसा, दरवाजा जोर से खुला और उसने घबराते हुए कहा कि गंगा तुरंत यहाँ से निकल जाए, क्योंकि आर्य स्वयं उसे मारने आ रहा है। गंगा ने शांत भाव से उसकी ओर देखा और कहा कि वह घबराए नहीं, पहले पूरी बात विस्तार से बताए। उसी समय पास के कमरे से रागिनी भी बाहर आई और महिपाल को आश्चर्य से देखने लगी, क्योंकि वह समझ नहीं पा रही थी कि अचानक इतनी जल्दबाजी क्यों हो रही है। महिपाल ने गहरी सांस लेते हुए गंगा और रागिनी की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा कि आर्य को अब ये पता चल चुका है कि कमल मारा जा चुका है, और क्योंकि इस पूरे मामले में उसका नाम भी जुड़ा हुआ है, इसलिए आर्य सीधे उसके घर गया है ताकि वह उसके पिता का रुख समझ सके। ये कहते हुए उसके चेहरे पर स्पष्ट झिझक और अपराधबोध दिखाई दे रहा था। वह कुछ क्षण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला कि उसके पिता राठौर फैमिली से टकराव नहीं चाहते। उसने कई बार उनसे विनती की कि वे गंगा की मदद करें, लेकिन अंततः उसके पिता ने मना कर दिया। उसने सिर झुका लिया और भारी मन से कहा कि वह असहाय है और उम्मीद करता है कि गंगा उसके पिता को दोष नहीं देगा। गंगा ने इस बात को बिल्कुल भी मन पर नहीं लिया। वह शांत भाव से मुस्कुराया और बोला कि उसके पिता ने केवल पूरे परिवार के हित के बारे में सोचा है और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। महिपाल ने तब अपने साथ लाई हुई 3 पैटर्न वाली सोरा तलवार मेज पर रख दी और बताया कि उसके पिता ने ये तलवार उपहार स्वरूप भेजी है और साथ ही यह भी कहा है कि वह आर्य को कुछ समय तक रोक कर रखेंगे ताकि गंगा और रागिनी तुरंत टॉर्टस आइलैंड छोड़ सकें। गंगा ने तलवार पर एक नज़र डाली, लेकिन फिर सिर हिलाकर मना कर दिया। उसने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा कि यदि राठौर फैमिली उससे टकराना चाहती है तो वे सीधे आ सकते हैं और वह फिलहाल टॉर्टस आइलैंड छोड़ने का कोई इरादा नहीं रखता। महिपाल की चिंता और बढ़ गई। उसने तुरंत कहा कि आर्य वॉइड रेल्म के प्रारंभिक स्तर का शक्तिशाली कल्टिवेटर है और राठौर फैमिली में सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर स्तर के कई विशेषज्ञ मौजूद हैं, इसलिए सावधानी बरतना ही बेहतर है और कुछ समय के लिए पीछे हट जाना समझदारी होगी। रागिनी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि राठौर फैमिली की शक्ति इतनी भी नहीं है कि गंगा उससे डरे। ये सुनकर महिपाल कुछ क्षण के लिए पूरी तरह चौंक गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि आखिर गंगा की वास्तविक शक्ति कितनी गहरी है कि वह इतने आत्मविश्वास के साथ ऐसी बातें कह रहा है। गंगा ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे बैठने का संकेत दिया और कहा कि राठौर फैमिली के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके बाद उसे अचानक कमल के स्टोरेज रिंग से मिला हुआ मानचित्र याद आया। उसने वह मानचित्र निकाला, मेज पर फैलाया और महिपाल से पूछा कि यह किस स्थान को दर्शाता है। महिपाल इस समय बेहद चिंतित था और मानचित्र देखने का उसका मन नहीं था। उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा कि अभी ऐसे समय में ये सब देखने का क्या मतलब है, लेकिन गंगा ने उसे तुरंत टोका और कहा कि वह इतनी हिचकिचाहट न दिखाए और जल्दी से मानचित्र को ध्यान से देखे। मजबूरी में महिपाल ने मानचित्र को ध्यान से देखना शुरू किया। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर आश्चर्य उभर आया और वह गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने धीरे से कहा कि संभवतः यह मानचित्र गोल्डन स्कुल आइलैंड की ओर संकेत कर रहा है। गंगा ने उत्सुकता से पूछा कि यह गोल्डन स्कल आइलैंड क्या है और क्या ये कोई प्रसिद्ध स्थान है। महिपाल ने विस्तार से समझाया कि गोल्डन स्कल आइलैंड भी 1000 स्टार आइलैंड के द्वीपों में से एक है, लेकिन इसका स्थान बहुत कम लोगों को ज्ञात है। कहा जाता है कि अब तक केवल केओटिक स्टार अलायंस के कुछ शक्तिशाली पर्सन्स ने ही उस द्वीप तक पहुंच बनाई है।
उसने आगे बताया कि एंशंट कथाओं के अनुसार हजारों वर्ष पहले थाउजेंड स्टार आइलैंड एक विशाल महाद्वीप था जो एक भीषण युद्ध के कारण टूटकर असंख्य द्वीपों में विभाजित हो गया। उसी समय गोल्डन स्कल आइलैंड उस एंशंट किंगडम की राजधानी हुआ करती थी जहां अनगिनत शाही खजाने दफन हैं, लेकिन उन खजानों तक पहुंचना आसान नहीं है क्योंकि वह स्थान अत्यंत खतरनाक है और वॉइड रेल्म के कल्टिवेटर्स भी वहां से सुरक्षित लौटने की गारंटी नहीं दे सकते। सोने का प्रतीक खजाने का संकेत देता है और खोपड़ी खतरे का प्रतीक है, इसी कारण उस द्वीप का नाम गोल्डन स्कल आइलैंड पड़ गया। गंगा ये सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसने कहा कि यदि यह सच है कि एक पूरा महाद्वीप युद्ध में टूट गया तो उस युद्ध की शक्ति की कल्पना करना भी कठिन है। महिपाल ने कहा कि यह सब केवल किंवदंतियां हैं और उनकी सत्यता की कन्फर्म करना संभव नहीं है। गंगा ने मानचित्र की ओर देखते हुए कहा कि यदि यह मानचित्र असली हुआ तो वह वहां जाकर खजाना खोज सकता है। ये सुनकर महिपाल तुरंत घबरा गया और उसने मना करते हुए कहा कि वर्षों में गोल्डन स्कूल आइलैंड के कई नक्शे सामने आए हैं लेकिन अक्सर नकली साबित हुए हैं और जो लोग वहां गए वे या तो खाली हाथ लौटे या फिर कभी लौटे ही नहीं। गंगा ने शांत भाव से कहा कि जहां खतरा होता है वहीं अवसर भी होता है। यदि वह स्थान सुरक्षित होता तो खजाना कब का किसी और के हाथ लग चुका होता। अब ये सुनकर महिपाल के पास कोई उत्तर नहीं बचा। उसने कुछ देर सोचा और फिर कहा कि यदि गंगा सच में वहां जाना चाहता है तो वह तुरंत एक जहाज की व्यवस्था कर सकता है ताकि वह टॉर्टस आइलैंड छोड़ सके। गंगा मुस्कुराया और बोला कि वह समझ रहा है कि महिपाल उसे जल्दी से जल्दी यहां से भेजना चाहता है क्योंकि वह आर्य से चिंतित है। महिपाल ने संकोच भरी मुस्कान के साथ स्वीकार किया कि वह सच में यही चाहता है और यह सलाह दी कि अनावश्यक जोखिम लेने से बेहतर है कि वह तुरंत यहां से चला जाए। गंगा ने अंततः सहमति में सिर हिलाया और कहा कि वह उसे असहज नहीं करना चाहता, इसलिए वे अभी ही निकलते हैं। उसने रागनी की ओर इशारा किया और तीनों तुरंत सराय से निकलकर आइस सिटी के बाहर बंदरगाह की ओर बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले 7-8 लोग चुपचाप उनका पीछा करने लगे, उनमें राजू भी शामिल था। महिपाल ने उन्हें पहचान लिया और उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से गंगा को बताया कि राजू आर्य का दाहिना हाथ है और उसकी शक्ति सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर स्तर पर है, साथ ही उसके साथ मौजूद बाकी लोग भी इसी स्तर के हैं। गंगा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा कि लगता है वे पूरी तैयारी के साथ आए हैं। महिपाल उसकी इस लापरवाह प्रतिक्रिया को देखकर परेशान हो गया और बोला कि यह हंसने का समय नहीं है। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि फिर क्या वह रोए। उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने कहा कि वे सीधे बंदरगाह की ओर जाएंगे और यदि कोई रास्ता रोकने की कोशिश करेगा तो वह सभी को समाप्त कर देगा। तीनों आगे बढ़ते रहे और राठौर फैमिली के लोग उनके पीछे चलते रहे। दोनों पक्ष एक दूसरे की उपस्थिति से पूरी तरह अवगत थे, लेकिन किसी ने पहले कदम नहीं उठाया। कुछ दूरी चलने के बाद राजू ने निर्णय लिया कि अब इंतजार करना ठीक नहीं है। उसने तेजी से आगे बढ़कर गंगा और उसके साथियों का रास्ता रोक लिया और ठंडे स्वर में उन्हें रुकने का आदेश दिया। तुरंत ही राठौर फैमिली के बाकी सदस्य भी आकर उन्हें चारों ओर से घेरने लगे। सड़क पर मौजूद लोग ये दृश्य देखकर रुक गए और जैसे ही उन्होंने राजू को पहचाना, उनकी उत्सुकता और बढ़ गई। अब सभी जानना चाहते थे कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि राठौर फैमिली का इतना शक्तिशाली व्यक्ति स्वयं सामने आ गया है। सड़क पर अचानक मचा ये हंगामा देखते ही देखते पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लाया। लोग रुक गए, कुछ पास आ गए और कुछ दूर खड़े होकर फुसफुसाने लगे। कोई पूछ रहा था कि आखिर हुआ क्या है और राजू ने रास्ता क्यों रोक लिया है। तभी किसी की नज़र महिपाल पर पड़ी और उसने तुरंत पहचान लिया कि वह सिंह फैमिली का तीसरा युवा स्वामी है। ये पहचान होते ही चर्चा और तेज हो गई। धीरे धीरे कुछ लोग जो बंदरगाह पर हुई घटना के गवाह थे, उन्होंने पूरी बात बतानी शुरू की कि उसी सुबह गंगा नाम के एक युवक ने राठौर फैमिली के दूसरे युवा स्वामी कमल को मार डाला है। ये सुनते ही पूरे माहौल में सनसनी फैल गई। जिन लोगों को पहले कुछ पता नहीं था वे भी अब स्तब्ध रह गए। कमल जैसा प्रभावशाली व्यक्ति मारा गया और उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि उसे मारने वाला व्यक्ति अब भी टॉर्टस आइलैंड पर ही मौजूद था और खुलेआम शहर में घूम रहा था। लोगों की नज़रें अब पूरी तरह गंगा पर टिक गईं। उन्हें उसकी ताकत पर विश्वास करना मुश्किल लग रहा था। एक ऐसा व्यक्ति जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के मध्य चरण में है, वह जैकी जैसे लेट स्टेज विशेषज्ञ को मार सकता है और अब भी इतनी निडरता से खड़ा है। कुछ लोगों को उसका साहस अद्भुत लगा तो कुछ को उसका व्यवहार अत्यधिक लापरवाह प्रतीत हुआ।
आखिर राठौर फैमिली इस द्वीप की 3 सबसे बड़ी शक्तियों में से एक थी और उससे टकराना किसी साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। इसी बीच राजू आगे बढ़ा और ठंडी निगाहों से गंगा को देखते हुए पूछा कि क्या वही गंगा है। गंगा की आंखों में ठंडी चमक उभरी। उसने बिना किसी औपचारिकता के सीधा उत्तर दिया कि रास्ते से हट जाओ, वह टॉर्टस आइलैंड छोड़कर जा रहा है और अगर किसी ने रास्ता रोका तो वह उसे मार देगा। ये सुनते ही आसपास खड़े लोग पूरी तरह स्तब्ध रह गए। हालात ऐसे थे कि गंगा घिरा हुआ था, लेकिन उसके शब्दों में इतनी कठोरता और आत्मविश्वास था मानो वह खुद शिकारी हो और बाकी सब शिकार। ये दृश्य सभी को अस्वाभाविक लगा। राजू, जो सोल कंडेंसेशन रेल्म के शिखर स्तर का शक्तिशाली कल्टिवेटर था, इस अपमान को सहन नहीं कर सकता था। उसकी प्रतिष्ठा टॉर्टस आइलैंड पर बहुत ऊंची थी और उसकी ताकत शीर्ष विशेषज्ञों में गिनी जाती थी। एक मध्यम स्तर के युवक द्वारा इस तरह खुलेआम चुनौती दिए जाने से उसका क्रोध भड़क उठा। उसने गरजते हुए कहा कि क्या गंगा मौत को बुला रहा है, और उसी क्षण उसकी प्रचंड शक्ति चारों ओर फैल गई। पूरी सड़क पर दबाव छा गया और आसपास के लोग सांस लेने में भी कठिनाई महसूस करने लगे। लोग तेजी से पीछे हटने लगे ताकि लड़ाई की चपेट में न आ जाएं। कुछ साहसी लोग छतों पर चढ़ गए और ऊपर से दृश्य देखने लगे। सभी को लग रहा था कि अब एक भीषण टकराव होने वाला है। तभी महिपाल आगे बढ़ा और जोर से बोला कि राजू क्या उसे भी मारने का इरादा रखता है। यह एक प्रकार की चेतावनी थी जिससे वह राजू को सावधान करना चाहता था, लेकिन राजू पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने ठंडे स्वर में कहा कि महिपाल अपनी पहचान का घमंड न करे और तुरंत रास्ते से हट जाए, नहीं तो अगर वह घायल हो गया तो इसकी जिम्मेदारी उसकी अपनी होगी। महिपाल का चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने धीमे स्वर में गंगा से कहा कि वह उन्हें रोकने की कोशिश करेगा और गंगा तथा रागिनी तुरंत भाग जाएं। गंगा कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसने बिना सीधे उत्तर दिए रागिनी से कहा कि वह महिपाल को किनारे ले जाए। उसके बाद वह इन सभी लोगों को खत्म कर देगा और फिर वे आराम से निकल जाएंगे। ये सुनकर पूरा माहौल फिर से गूंज उठा। लोग विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि कोई व्यक्ति इतने आत्मविश्वास से इतने शक्तिशाली विरोधियों को मारने की बात कर सकता है। इसी तनावपूर्ण क्षण में अचानक सड़क के दूसरी ओर से एक चंचल और प्रसन्न आवाज सुनाई दी। सभी ने मुड़कर देखा तो एक युवती दिखाई दी जिसके साथ कई दासियां थीं। वह लगभग 20 वर्ष की थी। उसका चेहरा अत्यंत कोमल और आकर्षक था और उसकी आंखों में उत्सुकता भरी चमक थी। उसकी उपस्थिति ने पूरे माहौल का स्वर बदल दिया। लोगों ने उसे तुरंत पहचान लिया कि वह देसाई फैमिली की छठी युवती अस्मिता है। वह हंसते हुए आगे बढ़ी और एक राहगीर से पूरी घटना पूछी। जैसे ही उसने सुना कि कमल मारा गया है, वह खुशी से ताली बजाने लगी, लेकिन तुरंत ही उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने शर्माते हुए अपनी बात संभाल ली। फिर उसने गंगा की ओर देखा और उत्सुकता से उसके पास आकर कहा कि वह बहुत प्रभावशाली है और उसे अपना गुरु बना ले। इस अचानक प्रस्ताव ने सभी को हैरान कर दिया। राजू का चेहरा तुरंत गंभीर हो गया। उसे ये स्थिति बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर देसाई फैमिली भी इस मामले में शामिल हो जाती तो मामला और कॉम्प्लेक्स हो जाता। उसने अस्मिता को चेतावनी दी कि वह इस मामले में हस्तक्षेप न करे, लेकिन अस्मिता ने उसकी बात को नज़रअंदाज कर दिया और गंगा से मासूमियत से आग्रह करती रही कि वह उसे शिष्य बना ले। उसने धीरे से ये भी कहा कि अगर गंगा उसका गुरु बन जाता है तो वह अपने पिता से कहकर उसकी रक्षा करवा सकती है। गंगा को ये सब थोड़ा मनोरंजक लगा। उसने विनम्रता से मना करते हुए कहा कि फिलहाल उसका किसी को शिष्य बनाने का कोई इरादा नहीं है। ये सुनकर अस्मिता नाराज हो गई। उसने पैर पटकते हुए कहा कि इतने लोग उसे गुरु बनाने के लिए तैयार रहते हैं और वह खुद मना कर रहा है। फिर भी अंत में वह मुंह बनाकर किनारे हट गई और बड़बड़ाने लगी कि उसे मारना नहीं चाहिए, बस थोड़ा घायल कर देना चाहिए। गंगा इस पर हल्का मुस्कुरा दिया। उसे ये लड़की सच में दिलचस्प लगी। अस्मिता के हटते ही राजू ने राहत की सांस ली। अब कोई बाधा नहीं थी। उसने फिर से गंगा की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा कि वह उसके साथ यान रेजिडेंस चले। अगर वह भाग्यशाली रहा तो शायद उसकी जान बच सकती है। गंगा ने हल्की हंसी के साथ पूछा कि अगर वह जाने से मना कर दे तो क्या होगा। राजू ने शांत लेकिन घातक स्वर में उत्तर दिया कि अगर वह नहीं जाएगा तो उसे यहीं मार दिया जाएगा। ये सुनकर गंगा ने धीरे से कहा कि अब लगता है लड़ाई अपरिहार्य है। फिर उसने राजू के पीछे खड़े लोगों की ओर मुड़कर जोर से कहा कि वे सभी लोग रास्ता खाली कर दें, क्योंकि वह थोड़ी देर में उस दिशा में हमला कर सकता है और कोई भी अनावश्यक रूप से घायल न हो। ये सुनकर सभी लोग फिर से स्तब्ध रह गए।
किसी ने भी पहले कभी ऐसा व्यक्ति नहीं देखा था जो लड़ाई शुरू होने से पहले दर्शकों को हट जाने की चेतावनी देता हो। राजू का क्रोध अब चरम पर पहुंच चुका था। उसके लिए ये सीधा अपमान था कि सामने खड़ा ये युवक उसे गंभीरता से ही नहीं ले रहा था। उसकी आंखों में अब केवल क्रोध और हत्या की इच्छा बाकी रह गई थी। राजू का क्रोध अब अपने चरम पर पहुंच चुका था। उसने बिना किसी झिझक के अपने हाथ को घुमाया और एक 2 पैटर्न वाला एक स्विंग रेड तलवार निकाल ली। उसकी आंखों में हत्या की चमक थी और अगले ही क्षण उसने पूरी शक्ति के साथ गंगा पर वार कर दिया। उसकी आवाज गूंज उठी और उसने अपनी तकनीक का नाम पुकारा। उसके हथियार के पैटर्न तुरंत सक्रिय हो गए। प्रचंड ट्रू एसेंस तलवार में समा गई और एक विशाल तलवार की रोशनी क्षण भर में आकार ले चुकी थी। उसके सिर के ऊपर एक तलवार का आभासी रूप प्रकट हुआ, जो साफ तौर पर 7वीं स्तर की स्वॉर्ड इंटेंट को दर्शा रहा था। राजू ने पहले की घटनाओं से सबक लिया था और वह गंगा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने शुरुआत से ही अपनी पूरी ताकत झोंक दी। जैसे ही तलवार की रोशनी आगे बढ़ी, वह 100 मीटर चौड़ी थी और पूरे मार्ग को ढकती हुई आगे बढ़ रही थी। सड़क इतनी चौड़ी नहीं थी, इसलिए उसके निकलते ही दोनों ओर की इमारतें विस्फोट की तरह टूटकर बिखर गईं। छतों पर खड़े लोग घबराकर भागने लगे और जमीन उस दबाव को सहन नहीं कर सकी। वह गर्जना के साथ धंसने लगी। चारों ओर चीख पुकार मच गई। लोग भागते हुए एक दूसरे को चेतावनी दे रहे थे कि अगर यह हमला गंगा को मार भी दे तो उसके प्रभाव में वे भी आ सकते हैं। पूरा वातावरण अराजक हो गया था। दूर खड़ी अस्मिता ने ये दृश्य देखा तो उसके चेहरे पर चिंता उभर आई। उसने तुरंत चिल्लाकर राजू को रोकने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। वार पहले ही निकल चुका था और उसे रोका नहीं जा सकता था। महिपाल का चेहरा पीला पड़ गया। वह कुछ नहीं कर सकता था और उसके भीतर अपराधबोध बढ़ता जा रहा था कि उसके पिता ने गंगा की मदद नहीं की। लेकिन इसी बीच उसने रागिनी की ओर देखा और चौंक गया, क्योंकि वह पूरी तरह शांत खड़ी थी, जैसे उसे जरा भी चिंता न हो। उसके मन में विचार आया कि शायद गंगा वास्तव में इतना शक्तिशाली है कि वह राजू के हमले को भी नज़रअंदाज कर सकता है। इसी क्षण गंगा की आंखों में हल्की खुशी की चमक उभरी। उसकी नज़र राजू के हाथ में पकड़ी 3 पैटर्न वाली तलवार पर थी। उसने मन ही मन सोचा कि मास्टर सही कह रहा था। उसे जल्दी में हेवनली वेपन खरीदने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ऐसे हथियार खुद उसके पास आ रहे थे। लेकिन उसके हाथ बिल्कुल भी ढीले नहीं पड़े। उसने तुरंत अपना हेवनली मैग्नेटिक स्वॉर्ड निकाला और पलटवार किया। उसी क्षण उसके भीतर की 5वीं स्तर की विंड इंटेंट सक्रिय हो गई। उसके शरीर की हर गति तेज हो गई। ट्रू एसेंस का प्रवाह, हथियार के पैटर्न का सक्रिय होना, सब कुछ मानो समय से आगे निकल गया हो। राजू ये देखकर भीतर से हिल गया। उसने सोचा था कि गंगा फायर ड्रैगन इंटेंट का उपयोग करता है, लेकिन अब उसने विंड इंटेंट का भी उपयोग किया। ये बात उसके लिए बेहद चौंकाने वाली थी। गंगा ने बिजली की गति से 9 वार किए और 9 स्टार्स लिंक्ड बीड्स की शक्ति प्रकट हुई। सैकड़ों मीटर तक फैली हुई यह संरचना राजू की तलवार की रोशनी से भी अधिक विशाल थी, लेकिन गंगा के कंट्रोल के कारण केवल निचला भाग सड़क के पास था, जबकि बाकी ऊपरी दिशा में फैला हुआ था, जिससे आसपास की इमारतों को अतिरिक्त नुकसान नहीं हुआ। तभी एक भयानक गर्जना के साथ फायर ड्रैगन प्रकट हुआ और 7वीं स्तर की फायर ड्रैगन इंटेंट के साथ उन 9 सितारों के बीच उड़ने लगा। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसने राजू के हमले को पूरी तरह दबा दिया। एक क्षण में ही टकराव हुआ। एक जोरदार विस्फोट के साथ राजू की तलवार की रोशनी टूटकर बिखर गई और 9 स्टार्स की ऊर्जा बिना रुके आगे बढ़ती चली गई। राजू की आंखों में भय साफ दिखाई देने लगा। उसे अब एहसास हो गया था कि वह गंगा का सामना नहीं कर सकता। उसने तुरंत उड़कर बचने की कोशिश की, लेकिन 9 स्टार्स की संरचना ने उसे चारों ओर से घेर लिया था। अगले ही पल वह उन सितारों की शक्ति से टकराया। उसने अपनी रक्षा के लिए पूरी ताकत लगाई, लेकिन वह पूरी तरह विफल हो गया। उसका शरीर विस्फोट के साथ रक्त की धुंध में बदल गया और वह एक तोप के गोले की तरह पीछे जाकर एक घर से टकराया। वह घर तुरंत ढह गया और उसके भीतर से कोई जीवन संकेत नहीं बचा। राजू की मृत्यु के बाद भी 9 स्टार्स की ऊर्जा आगे बढ़ती रही। पीछे खड़े लोग भयभीत होकर भागने लगे। उन्हें अब समझ आया कि गंगा ने पहले जो चेतावनी दी थी वह मजाक नहीं बल्कि सच में उनकी सुरक्षा के लिए थी। जैसे ही ऊर्जा का प्रभाव भीड़ तक पहुंचने वाला था, अचानक आकाश से एक प्रचंड तलवार की रोशनी उतरी और उसने उस ऊर्जा को रोक लिया। जोरदार विस्फोट के साथ दोनों शक्तियां टकराईं और जमीन धंसने लगी, लेकिन सौभाग्य से कोई घायल नहीं हुआ।
गंगा ने ऊपर देखा और उसकी आंखों में हल्की चमक आई। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह वॉइड रेल्म का कल्टिवेटर है। आकाश में एक प्रभावशाली वृद्ध प्रकट हुआ, जिसकी शक्ति प्रारंभिक वॉइड रेल्म तक पहुंच चुकी थी। भीड़ में किसी ने धीरे से कहा कि ये देसाई फैमिली के प्रमुख कैलाश हैं। सभी लोग आदर और भय से उसकी ओर देखने लगे। कैलाश नीचे उतरा, चारों ओर नष्ट हुए दृश्य को देखा और फिर गंगा की ओर ठंडी नजरों से देखते हुए पूछा कि यह कौन पागल है जो टॉर्टस आइलैंड पर इतना उग्र व्यवहार कर रहा है, और क्या उसे लगता है कि यहाँ कोई उसे रोकने वाला नहीं है। उसी समय अस्मिता खुशी से दौड़ती हुई उसके पास पहुंची और उसे दादाजी कहकर पुकारा। कैलाश ने उसे देखकर भौहें चढ़ाईं और पूछा कि वह यहाँ क्या कर रही है, लेकिन अस्मिता ने उसकी बात का जवाब देने के बजाय तुरंत गंगा का पक्ष लिया और कहा कि यह सब उसकी गलती नहीं है। उसने समझाया कि राजू ने पहले हमला किया था और गंगा ने केवल आत्मरक्षा में जवाब दिया। उसने ये भी बताया कि गंगा ने पहले ही सभी को हट जाने की चेतावनी दी थी, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं मानी। कैलाश ये सुनकर थोड़ा चौंक गया। उसने राजू का नाम सुना और फिर गंगा की ओर देखा। उसके मन में सवाल उठा कि अगर सामने खड़ा ये युवक सही सलामत है तो राजू का क्या हुआ। उसे यह बात समझ नहीं आ रही थी कि एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर इतने शक्तिशाली ओपोनेंट को कैसे हरा सकता है। अस्मिता ने सिर हिलाकर कन्फर्म की और राजू के व्यवहार को गलत बताते हुए कहा कि उसने लोगों की जान की परवाह किए बिना हमला किया था। अब स्थिति पूरी तरह बदल चुकी थी और कैलाश को भी समझ आ गया था कि यह मामला साधारण नहीं है। कैलाश ने चारों ओर अपनी तीक्ष्ण दृष्टि दौड़ाई, लेकिन कहीं भी राजू दिखाई नहीं दिया। उसका चेहरा धीरे धीरे गंभीर होता गया। उसने भौहें सिकोड़ते हुए अस्मिता की ओर देखा और गहरी आवाज में पूछा कि अभी तुमने राजू का नाम लिया था, वह आखिर है कहाँ। अस्मिता ने बिना किसी झिझक के अपने हाथ से पास ही गिरी हुई इमारत के मलबे की ओर इशारा किया और सहज स्वर में कहा कि वह वहीं है, उसे उड़ाकर उधर फेंक दिया गया था। ये सुनते ही कैलाश ने अपनी दिव्य चेतना से उस स्थान को महसूस किया। अगले ही क्षण उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक उभरी और उसने धीमे लेकिन भारी स्वर में कहा कि वह मर चुका है। अब उसकी दृष्टि पूरी तरह गंगा पर टिक गई। उसने बड़े ध्यान से गंगा का निरीक्षण किया, जैसे वह उसकी हर लय को पढ़ लेना चाहता हो। कुछ ही क्षणों में उसने यह निष्कर्ष निकाल लिया कि यह युवक उसने पहले कभी नहीं देखा। टॉर्टस आइलैंड पर यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता जो 2 छोटे स्तर पार करके लड़ सकता, तो वह पहले ही प्रसिद्ध हो चुका होता। इससे उसने तुरंत समझ लिया कि गंगा कोई बाहरी व्यक्ति है। उसने सीधे प्रश्न किया कि क्या राजू को तुमने मारा है। गंगा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाकर स्वीकार कर लिया कि हाँ, वही जिम्मेदार है। कैलाश ने गहरी आवाज में कहा कि क्या तुम्हें पता है कि टॉर्टस आइलैंड पर लड़ाई करना नियमों के खिलाफ है। लेकिन इससे पहले कि गंगा कुछ जवाब देता, अस्मिता ने तुरंत बीच में बोलते हुए कहा कि यह सब उसकी गलती नहीं है। उसने स्पष्ट शब्दों में कहा कि राजू ने पहले हमला किया था और गंगा ने केवल आत्मरक्षा में जवाब दिया। उसने ये भी पूछा कि क्या इस द्वीप पर आत्मरक्षा की इजाज़त भी नहीं है। कैलाश को अपनी पोती का इस तरह बीच में बोलना अच्छा नहीं लगा। उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन अस्मिता ने नाराज होकर मुंह फेर लिया और साफ दिख रहा था कि वह उससे बिल्कुल भी नहीं डरती। कैलाश ने फिर गंगा की ओर देखा और उससे जवाब देने को कहा। गंगा हल्का मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला कि जैसा मिस बबीता ने कहा, उसने केवल आत्मरक्षा की है। उसने सीधा प्रश्न किया कि क्या टॉर्टस आइलैंड पर आत्मरक्षा करना भी अपराध है। कैलाश ने कहा कि आत्मरक्षा स्वीकार्य है, लेकिन राजू को मार डालना एक अलग बात है। उसने चेतावनी दी कि क्या तुम राठौर परिवार के प्रतिशोध से नहीं डरते। इस पर अस्मिता फिर बोल उठी और उसने स्पष्ट कर दिया कि राठौर परिवार पहले ही गंगा के पीछे पड़ा हुआ है, क्योंकि उसने कमल को मार दिया है, इसलिए अब एक और व्यक्ति को मारने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनकर कैलाश वास्तव में चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा कि क्या तुमने कमल को भी मार दिया। उसके मन में तुरंत विचार आया कि यह युवक अत्यंत साहसी ही नहीं बल्कि अत्यंत खतरनाक भी है, क्योंकि उसने सीधे राठौर परिवार को चुनौती दे दी है। इसके साथ ही उसके मन में एक और प्रश्न उठा कि आर्य अब तक क्यों नहीं आया। कमल उसका प्रिय पुत्र था और ऐसे में आर्य को अब तक यहाँ पहुँच जाना चाहिए था। इसी बीच भीड़ में हलचल मच गई। लोग आपस में चर्चा करने लगे कि गंगा ने अभी अभी विंड इंटेंट और फायर ड्रैगन इंटेंट दोनों का उपयोग किया है। ये सुनकर कैलाश चौंक गया। उसने तुरंत अस्मिता से कन्फर्म की।
अस्मिता ने उत्साह के साथ कहा कि यह सच है और उसने अपनी आंखों से देखा है कि गंगा ने दोनों प्रकार की डिवाइन कॉन्शियसनेस का उपयोग किया। ये सुनते ही कैलाश के भीतर एक अलग ही विचार चलने लगा। उसके मन में लालच और महत्वाकांक्षा दोनों जाग उठे। उसने सोचा कि यदि यह युवक सच में दो अलग-अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझ चुका है तो उसका भविष्य असाधारण है। यदि ऐसा व्यक्ति देसाई परिवार में शामिल हो जाए तो भविष्य में वह परिवार को बाकी दोनों परिवारों से कहीं आगे ले जा सकता है। उसने तुरंत निर्णय लिया कि उसे गंगा को अपने पक्ष में करना ही होगा। उधर गंगा ने देखा कि स्थिति कुछ समय के लिए शांत है, तो उसने विनम्रता से कहा कि यदि कोई और बात नहीं है तो वह अब प्रस्थान करना चाहता है। उसने रागिनी को संकेत दिया और आगे बढ़ने लगा। महिपाल भी जल्दी से उसके पास आया और उसे सावधानी बरतने के लिए कहा। वह जानता था कि आर्य कभी भी आ सकता है और उस स्थिति में निकलना मुश्किल हो जाएगा। इसी क्षण कैलाश ने आवाज लगाई और गंगा को रोकते हुए कहा कि वह उसे देसाई परिवार में गेस्ट एल्डर के रूप में शामिल होने का औपचारिक निमंत्रण देता है। ये सुनते ही पूरे वातावरण में हलचल मच गई। सभी लोग समझ गए कि इसका क्या अर्थ है। कैलाश खुले तौर पर गंगा का समर्थन करने जा रहा है। यदि गंगा ये प्रस्ताव स्वीकार कर लेता है तो राठौर परिवार भी सीधे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकेगा। अस्मिता बेहद खुश हो गई और उसने अपने दादा की प्रशंसा की। महिपाल भी राहत महसूस करने लगा क्योंकि उसे लगा कि अब गंगा सुरक्षित है। उसने धीरे से गंगा को समझाया कि उसे यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि आर्य किसी भी समय आ सकता है। लेकिन गंगा के मन में ऐसा कोई विचार नहीं था। वह किसी भी परिवार के अधीन नहीं रहना चाहता था। वह स्वतंत्र था और अपनी राह खुद चुनना चाहता था। इसी समय आकाश में अचानक कई आकृतियां तेजी से उतरती हुई दिखाई दीं। वे एक छत पर आकर खड़ी हो गईं। जैसे ही लोगों ने उन्हें पहचाना, माहौल फिर से तनावपूर्ण हो गया। वो व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि आर्य था, राठौर परिवार का मुखिया। उसके साथ कई शक्तिशाली कल्टिवेटर्स भी थे। दूसरी ओर कुछ ही क्षणों में ये परिवार के मुखिया रॉकी भी अपने लोगों के साथ वहां पहुंच गए। अब टॉर्टस आइलैंड के तीनों प्रमुख परिवारों के मुखिया एक ही स्थान पर उपस्थित थे। ये दृश्य अत्यंत दुर्लभ था और सभी लोग सांस रोके इसे देख रहे थे। आर्य ने चारों ओर देखा, लेकिन राजू कहीं दिखाई नहीं दिया। उसके चेहरे पर संदेह उभरा और उसने अपने साथ आए व्यक्ति यान वेई से पूछा कि राजू कहाँ है। यान वे आगे बढ़ा, उसका चेहरा भारी हो गया था। उसने धीमी आवाज में कहा कि ब्रदर कांग अब जीवित नहीं है। राजू की मृत्यु का समाचार सुनते ही पूरे वातावरण में जैसे सन्नाटा छा गया। आर्य स्वयं एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया। उसके चेहरे पर स्पष्ट रूप से अविश्वास झलक रहा था। उसके लिए यह बात स्वीकार करना आसान नहीं था कि एक ऐसा व्यक्ति जो सोल कंडेंसेशन के शिखर स्तर पर था, इतनी जल्दी मारा जा सकता है। उसके मन में तुरंत संदेह उत्पन्न हुआ और उसकी दृष्टि अनायास ही पास खड़े कैलाश पर जा टिकी। उसने मन ही मन सोचा कि क्या ये सब कैलाश का काम हो सकता है, क्योंकि उसकी नज़र में केवल वही ऐसा करने की क्षमता रखता था। लेकिन जब उसने यान वेई से पूछा कि वास्तव में राजू को किसने मारा और उत्तर में गंगा का नाम सुना, तब उसके भीतर का आश्चर्य और गहरा हो गया। उसने फिर से गंगा को ध्यान से देखा, जैसे वह इस युवक के भीतर छिपे रहस्य को समझना चाहता हो। उसे पहले से पता था कि गंगा ने जैकी जैसे लेट स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर को मार दिया था, परंतु अब ये जानना कि उसने पीक स्टेज के राजू को भी परास्त कर दिया, ये बात उसकी समझ से परे थी। उसके मन में एक ही विचार बार बार घूम रहा था कि यह युवक असाधारण प्रतिभा का धनी है और यदि उसे अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में वह एक बड़ा खतरा बन सकता है। आर्य ने भीतर ही भीतर निर्णय लिया कि अब इस युवक को केवल वही स्वयं समाप्त कर सकता है। साथ ही उसके मन में ये भी लालच जाग उठा कि यदि वह गंगा को मार देता है तो न केवल वह अपना बदला ले सकेगा बल्कि संभवतः उसके पास मौजूद रहस्यमयी खजानों और उस महत्वपूर्ण नक्शे को भी प्राप्त कर लेगा। उसने अपनी दृष्टि महिपाल पर डाली और फिर रॉकी की ओर मुड़कर एक संयमित किंतु अर्थपूर्ण स्वर में कहा कि अपने लोगों को संभाल कर रखें, कहीं ऐसा न हो कि संघर्ष के दौरान अनावश्यक टकराव उत्पन्न हो जाए और दोनों परिवारों के बीच संबंध बिगड़ जाएं। रॉकी पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि वह इस मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, इसलिए उसने तुरंत महिपाल को अपने पास बुलाया। लेकिन इस बार महिपाल ने अपने पिता के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। उसके चेहरे पर दृढ़ता थी और उसकी आवाज में स्पष्ट साहस झलक रहा था। उसने कहा कि गंगा उसका जीवन रक्षक है और वह उसे ऐसे समय में छोड़ नहीं सकता, चाहे उसे अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े।
उसके शब्दों में सच्ची मित्रता और कृतज्ञता झलक रही थी। ये सुनकर गंगा ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखों में एक प्रशंसा की चमक उभरी। वह समझ गया कि महिपाल वास्तव में एक सच्चा मित्र है। लेकिन रॉकी इस बात से क्रोधित हो उठा। उसने कठोर स्वर में कहा कि उसने पहले ही पर्याप्त कर दिया है और एक 3 पैटर्न वाले शैनग्रेड हथियार देकर अपना कर्तव्य निभा दिया है। उसके अनुसार अब और आगे बढ़ना पूरे ही परिवार को संकट में डालना होगा। गंगा ये सुनकर हल्का सा मुस्कुराया। उसने बिना किसी झिझक के वह 3 पैटर्न वाला हथियार निकालकर सीधे रॉकी की ओर फेंक दिया और स्पष्ट शब्दों में कहा कि उसे ऐसी कृपा की आवश्यकता नहीं है। उसके इस व्यवहार से सभी लोग चौंक गए। इतनी मूल्यवान वस्तु को इस तरह लौटा देना साधारण बात नहीं थी। रॉकी ने इसे अपमान के रूप में लिया और उसका क्रोध और बढ़ गया। उसने गंगा को कृतघ्न और अभिमानी कहकर तिरस्कार किया। दोनों के बीच वातावरण और अधिक तनावपूर्ण हो गया। अब स्थिति ऐसी हो गई थी कि गंगा ने न केवल राठौर परिवार बल्कि ये परिवार के मुखिया को भी नाराज कर दिया था। भीड़ में खड़े लोगों के लिए ये दृश्य अत्यंत चौंकाने वाला था। उनके लिए ये समझना कठिन था कि एक मिड स्टेज सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर इस तरह 2 वॉइड रेल्म एक्सपर्ट्स के सामने भी निडर कैसे खड़ा है। कैलाश भी इस स्थिति को ध्यान से देख रहा था। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या उसने गंगा को अपने पक्ष में लेने का सही निर्णय लिया है। उसे ये युवक अत्यंत प्रतिभाशाली तो लगा, पर उसका स्वभाव अत्यधिक निर्भीक और जोखिम भरा था। इसी बीच आर्य ने हस्तक्षेप किया। उसने शांत किंतु कठोर स्वर में कहा कि रॉकी को क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है और वह स्वयं इस समस्या का समाधान करेगा। उसने ये भी स्पष्ट किया कि गंगा ने उसके पुत्र कमल और अन्य लोगों की हत्या की है, इसलिए उसे मारना उसका अधिकार है। रॉकी ने इस बात को स्वीकार कर लिया। वह पीछे हट गया और उसने अपने पुत्र महिपाल को बलपूर्वक बेहोश कर दिया ताकि वह आगे हस्तक्षेप न कर सके। उसने उसे अपने साथ ले जाकर सुरक्षित स्थान पर रख दिया और फिर आर्य को संकेत दिया कि अब वह स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकता है। अब पूरा वातावरण एक निर्णायक क्षण की ओर बढ़ रहा था। आर्य ने अपनी आंखों में प्रज्वलित क्रोध के साथ गंगा की ओर देखा। उसके भीतर प्रतिशोध की आग धधक रही थी। उसने ठंडे और दृढ़ स्वर में कहा कि गंगा ने राठौर परिवार के कई सदस्यों की हत्या की है और यदि वह उसे जीवित छोड़ देता है तो वह राठौर परिवार का मुखिया कहलाने के योग्य नहीं रहेगा। उसके शब्दों के साथ ही पूरे वातावरण में एक अदृश्य दबाव फैल गया। सभी लोग जानते थे कि अब एक भयंकर टकराव होने वाला है, जहां एक ओर वॉइड रेल्म का शक्तिशाली विशेषज्ञ खड़ा है और दूसरी ओर एक युवा लेकिन अद्भुत प्रतिभा से भरा हुआ गंगा, जो बिना किसी भय के उसके सामने खड़ा है। आर्य की घातक मंशा के सामने भी गंगा का चेहरा बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में न कोई डर था और न ही कोई घबराहट। उसने बेहद सामान्य स्वर में उत्तर दिया कि जिन्होंने मृत्यु को स्वयं बुलाया है, वे दोष उसे कैसे दे सकते हैं। उसकी यह निडरता और स्पष्टता वहां उपस्थित सभी लोगों को भीतर तक हिला रही थी। आर्य ने ठंडी हंसी के साथ प्रतिक्रिया दी और कहा कि शब्दों से कुछ नहीं होता। अब वह देखना चाहता है कि यह युवक वास्तव में कितना सक्षम है और क्या वह वॉइड रेल्म के सामने टिक भी सकता है या नहीं। जैसे ही उसके शब्द समाप्त हुए, उसने अपनी शक्ति को मुक्त किया। उसकी ट्रू एसेंस का प्रवाह चारों ओर फैल गया और वातावरण अचानक भारी हो उठा। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो आकाश और पृथ्वी दोनों उसके दबाव में कांप रहे हों। भीड़ में खड़े लोगों के चेहरों का रंग उड़ गया। उन्होंने पहले कभी वॉइड रेल्म के किसी विशेषज्ञ को अपनी शक्ति दिखाते नहीं देखा था। इस एक क्षण में उन्हें समझ आ गया कि सोल कंडेंसेशन और वॉइड रेल्म के बीच का अंतर कितना विशाल है। उनके मन में एक ही विचार था कि यदि आर्य सच में आक्रमण करता है तो गंगा शायद एक पल भी जीवित नहीं रह पाएगा। इसी निर्णायक क्षण में अचानक एक आवाज गूंजी जिसने सबको रोक दिया। यह आवाज कैलाश की थी। उसकी पुकार में ऐसी दृढ़ता थी कि आर्य ने भी तुरंत अपना कदम रोक लिया। सभी की नजरें उसकी ओर मुड़ गईं। लोगों के बीच तुरंत चर्चा शुरू हो गई कि कैलाश पहले ही गंगा को अपने परिवार का अतिथि बनाने का प्रस्ताव दे चुका है और अब वह स्पष्ट रूप से उसकी रक्षा के लिए सामने आ रहा है। बहुतों ने राहत की सांस ली क्योंकि उन्हें लगा कि यदि कैलाश हस्तक्षेप न करता तो गंगा का अंत निश्चित था। आर्य इस स्थिति से उलझन में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैलाश जैसे समझदार व्यक्ति ने आखिर क्यों एक बाहरी युवक के लिए इतना बड़ा जोखिम उठाने का निर्णय लिया है। उसने गंभीर स्वर में पूछा कि क्या कैलाश उसे अपने पुत्र और परिवार का बदला लेने से रोकना चाहता है।
कैलाश ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया कि यदि यह मामला किसी और से जुड़ा होता तो वह हस्तक्षेप नहीं करता, लेकिन उसने पहले ही गंगा को अपने देसाई परिवार का अतिथि बनने का निमंत्रण दिया है, इसलिए अब यदि कोई उसे मारने की कोशिश करेगा तो वह चुप नहीं रह सकता। ये सुनकर केवल आर्य ही नहीं बल्कि रॉकी भी चौंक गया। उसे ये समझने की उत्सुकता हुई कि आखिर कैलाश ने ऐसा निर्णय क्यों लिया। उसने तुरंत अपने पुत्र सारांश को नीचे भेजा ताकि वह पूरी जानकारी लेकर आए। जब सारांश ने सारा विवरण वापस बताया और यह बताया कि गंगा ने 2 अलग अलग डिवाइन कॉन्शियसनेस को समझ लिया है, तब रॉकी का चेहरा बदल गया। उसके भीतर पछतावा जाग उठा। उसे समझ आ गया कि कैलाश ने भविष्य को पहचान लिया है और वह एक ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति को अपने पक्ष में करना चाहता है जो आगे चलकर पूरे 1000 स्टार सी में अपनी छाप छोड़ सकता है। रॉकी ने सोचा कि यदि उसने भी यही निर्णय लिया होता तो ही परिवार का भविष्य कहीं अधिक उज्ज्वल हो सकता था, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसने न केवल गंगा को खो दिया था बल्कि उसे नाराज भी कर दिया था। इसी पछतावे के बीच उसके मन में एक और विचार उत्पन्न हुआ। उसने सोचा कि ऐसा व्यक्ति यदि जीवित रहा तो भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए उसने तुरंत आर्य को संदेश भेजा और उसे चेतावनी दी कि किसी भी स्थिति में गंगा को जीवित नहीं छोड़ना चाहिए। आर्य को अब सारी बात समझ आ गई। उसे ये भी स्पष्ट हो गया कि कैलाश का हस्तक्षेप केवल दया नहीं बल्कि एक रणनीतिक निर्णय है। साथ ही वह उस नक्शे को भी भूल नहीं सकता था जो अभी गंगा के पास था। उसने कैलाश की ओर देखा और कहा कि वह अपने पुत्र और परिवार की हत्या का अपमान कभी नहीं सह सकता। कैलाश ने भी स्थिति को समझते हुए कहा कि वह संघर्ष नहीं चाहता और यदि संभव हो तो किसी अन्य शर्त पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन आर्य ने चालाकी से बात को मोड़ते हुए कहा कि अभी तक गंगा ने देसाई परिवार का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है, इसलिए वह उनके संरक्षण में नहीं आता। कैलाश ने तुरंत इस स्थिति को बदलने का प्रयास किया और सीधे गंगा से पूछा कि क्या वह देसाई परिवार का अतिथि बनने के लिए तैयार है। यह वह क्षण था जब सबकी नज़रें गंगा पर टिक गईं। हर कोई जानता था कि उसका उत्तर ही उसके जीवन और मृत्यु का निर्णय करेगा। महिपाल भी भीतर ही भीतर प्रार्थना कर रहा था कि गंगा इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले। लेकिन गंगा के मन में कुछ और ही चल रहा था। उसने विनम्रता के साथ कैलाश को धन्यवाद दिया, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। उसने कहा कि वह किसी भी परिवार के अधीन नहीं रहना चाहता और उसके पास ऐसा करने का समय भी नहीं है। उसके इन शब्दों ने पूरे वातावरण को स्तब्ध कर दिया। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह ऐसा उत्तर देगा। कैलाश के चेहरे पर अपमान और क्रोध दोनों स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने गंगा की रक्षा करने के लिए बड़ा जोखिम उठाया था, लेकिन बदले में उसे सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया गया। यह उसके लिए बहुत बड़ा आघात था। आर्य ने इस अवसर का लाभ उठाया और व्यंग्य करते हुए हंस पड़ा। उसने कैलाश का मजाक उड़ाया, जिससे स्थिति और अधिक तनावपूर्ण हो गई। अब कैलाश के लिए पीछे हटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वह क्रोधित होकर एक दूर की छत पर चला गया और ठंडे स्वर में घोषणा की कि अब गंगा के मामलों से उसका कोई संबंध नहीं है। कैलाश के पीछे हटते ही पूरा वातावरण जैसे बदल गया। कुछ ही क्षण पहले जहां लोग उम्मीद कर रहे थे कि गंगा को एक मजबूत सहारा मिल जाएगा, वहीं अब सबकी आंखों में केवल आश्चर्य और अविश्वास रह गया था। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई व्यक्ति अपने जीवन को बचाने का इतना स्पष्ट अवसर कैसे ठुकरा सकता है। उनके मन में बार बार यही विचार आ रहा था कि यह युवक या तो अत्यधिक आत्मविश्वासी है या फिर पूरी तरह पागल। भीड़ में खड़े लोग आपस में धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि पेट्रियार्क युआन ने इतना बड़ा जोखिम उठाकर उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे ठुकरा दिया। कोई कह रहा था कि यह उसके जीवन का अंतिम अवसर था और उसने उसे स्वयं ही खो दिया। हर व्यक्ति के स्वर में हैरानी के साथ साथ एक प्रकार की नाराजगी भी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि गंगा ने न केवल अपने लिए बल्कि कैलाश के लिए भी स्थिति को असहज बना दिया। अस्मिता का क्रोध तो और भी स्पष्ट था। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने गंगा की ओर इशारा करते हुए उसे डांटा और कहा कि वह हद से ज्यादा घमंडी हो गया है। उसके शब्दों में केवल गुस्सा नहीं बल्कि चिंता भी छिपी हुई थी, क्योंकि वह समझ रही थी कि अब गंगा के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचा है। गंगा ने उसकी बात सुनकर कोई प्रतिवाद नहीं किया। वह भीतर से शांत था और उसने केवल कैलाश की ओर देखकर विनम्रता से धन्यवाद कहा। उसके लिए ये पर्याप्त था। वह अपनी राह खुद चुन चुका था और अब किसी भी परिस्थिति में पीछे हटने वाला नहीं था। लेकिन कैलाश के लिए ये क्षण अपमान से भरा हुआ था।
उसने अपना चेहरा दूसरी ओर फेर लिया और स्पष्ट कर दिया कि अब उसका गंगा से कोई संबंध नहीं है। अस्मिता भी गुस्से में उसके पास जाकर खड़ी हो गई, पर उसके मन में अब भी एक हल्की चिंता बनी हुई थी। दूसरी ओर आर्य के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान फैल गई। उसके लिए ये स्थिति बिल्कुल अनुकूल थी। अब उसके सामने कोई बाधा नहीं थी। उसने अपने हाथ में 4 पैटर्न वाला शानग्रेड तलवार निकाली। तलवार की धार से ठंडा प्रकाश फैल रहा था और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, उसके चारों रून सक्रिय हो गए। उसकी शक्ति का प्रवाह अचानक तेज हो गया। चारों ओर एक तूफानी ऊर्जा फैल गई जिसने पहले से टूटे हुए भवनों को भी पूरी तरह धूल में मिला दिया। ये केवल शक्ति प्रदर्शन नहीं था बल्कि स्पष्ट चेतावनी थी कि अब वो पूरी ताकत से हमला करने वाला है। लोग डर के मारे और दूर हट गए। हर कोई जानता था कि अब जो होने वाला है वह साधारण नहीं होगा। इसी बीच गंगा ने शांति से रागिनी की ओर देखा और उसे पीछे हटने के लिए कहा। उसकी आवाज में न घबराहट थी और न ही जल्दबाजी। रागिनी ने बिना किसी सवाल के सिर हिलाया और पीछे हट गई। उसकी इस सहजता ने लोगों को और भी चौंका दिया। कैलाश ये सब देख रहा था। उसके मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या गंगा सच में इतना आत्मविश्वासी है क्योंकि उसके पास कोई छिपी हुई शक्ति है, या फिर यह केवल मूर्खता है। उसने अंततः यह निष्कर्ष निकाला कि सोल कंडेंसेशन और वॉइड रेल्म के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि कोई भी व्यक्ति इसे पार नहीं कर सकता। तभी आर्य ने क्रोध में गर्जना की और बिजली की गति से गंगा की ओर बढ़ा। उसने वही प्रहार किया जिसे पहले जैकी ने उपयोग किया था, लेकिन इस बार उसकी शक्ति कई गुना अधिक थी। उसकी तलवार की ऊर्जा आकाश और समुद्र को चीर देने जैसी प्रतीत हो रही थी। उसने 8 स्तर की स्वॉर्ड इंटेंट को मुक्त किया, जिससे उसका आक्रमण और भी भयंकर हो गया। हवा में कंपन उत्पन्न हुआ और चारों ओर धूल और मलबा उठने लगा। ये दृश्य इतना प्रचंड था कि लोगों के मन में भय और गहरा हो गया। रॉकी ने ये देखकर कहा कि आर्य ने अत्यधिक शक्ति का उपयोग किया है और यह प्रहार किसी भी सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर के लिए असहनीय है। कैलाश ने भी सिर हिलाया और मन ही मन स्वीकार किया कि गंगा अब बच नहीं सकता। अस्मिता ने आंखें बंद कर लीं क्योंकि वह ये दृश्य देखना नहीं चाहती थी। लेकिन तभी एक अजीब बात हुई। गंगा वहीं खड़ा रहा। उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, न ही उसने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये देखकर सभी लोग हैरान रह गए। अगले ही क्षण आर्य का प्रहार सीधे गंगा पर आ गिरा। एक जोरदार विस्फोट हुआ और उसके साथ ही रक्त की धुंध चारों ओर फैल गई। गंगा का शरीर मानो टुकड़ों में बिखर गया। तलवार की ऊर्जा जमीन पर गिरी और पूरा क्षेत्र धूल और मलबे से भर गया। कुछ क्षणों के लिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सब कुछ शांत हो गया। लोगों ने यही निष्कर्ष निकाला कि गंगा मर चुका है। लेकिन यह अंत अजीब था। वह व्यक्ति जो कुछ समय पहले इतनी दृढ़ता से खड़ा था, उसने बिना किसी प्रतिरोध के अपने आप को मरने क्यों दिया? ये बात किसी के समझ में नहीं आ रही थी। आर्य ने भी तिरस्कार के साथ कहा कि उसने सोचा था कि यह युवक शक्तिशाली है, लेकिन अंत में वह केवल एक भ्रम निकला। वह धूल के बीच आगे बढ़ा ताकि उसके शरीर से वह नक्शा प्राप्त कर सके जिसकी उसे तलाश थी। कैलाश ने गहरी सांस ली और कहा कि यह युवक अपनी ही घमंड का शिकार हुआ है। अस्मिता स्तब्ध थी और धीरे धीरे बुदबुदा रही थी कि वह मूर्ख था। रॉकी ने भी शांत स्वर में कहा कि यह अच्छा हुआ कि वह मर गया, क्योंकि भविष्य में वह एक खतरा बन सकता था। लेकिन तभी, जब सब कुछ समाप्त होता हुआ प्रतीत हो रहा था, धूल के भीतर से आर्य की आवाज आई जिसमें आश्चर्य और संदेह दोनों थे। उसने कहा कि शरीर कहाँ है? उस एक प्रश्न ने पूरे वातावरण को फिर से बदल दिया। अब सभी के मन में एक ही शंका उठी, क्या सच में गंगा मर गया है या कहानी अभी बाकी है? आर्य के शब्द सुनते ही पूरा मैदान एक बार फिर स्तब्ध हो गया। अभी कुछ ही क्षण पहले सभी ने अपनी आंखों से देखा था कि गंगा का शरीर टुकड़ों में बिखर गया था, लेकिन अब जब वहां कोई अवशेष नहीं मिला, तो ये दृश्य सभी की समझ से परे हो गया। लोगों के चेहरों पर उलझन साफ दिखाई दे रही थी। कुछ लोग कह रहे थे कि शायद उसका शरीर पूरी तरह धूल में मिल गया होगा, जबकि कुछ का मानना था कि चाहे हमला कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, शरीर के कुछ अंश तो अवश्य बचते हैं। जब धूल हटाई गई और पूरा गड्ढा साफ नजर आने लगा, तब सच्चाई और भी विचित्र हो गई। वहां न खून का कोई निशान था, न शरीर का कोई टुकड़ा। पूरा क्षेत्र केवल टूटे हुए पत्थरों, मिट्टी और ध्वस्त इमारतों से भरा हुआ था। ये दृश्य किसी भी सामान्य युद्ध के परिणाम जैसा नहीं था। यह मानो किसी भ्रम या छल का परिणाम था। आर्य ने बिना कुछ बोले पूरे गड्ढे को पलट कर रख दिया। उसकी हथेलियों से निकली शक्ति ने जमीन को कई बार उथल पुथल कर दिया, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला।
उसकी आंखों में अब क्रोध के साथ साथ संदेह भी झलकने लगा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि उसके सामने खड़ा युवक साधारण नहीं है। भीड़ में खड़े लोग अब आपस में और भी तेजी से चर्चा करने लगे। कैलाश जैसे अनुभवी व्यक्ति भी इस स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे। उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा था कि गंगा पर सीधा प्रहार हुआ था, फिर भी उसका कोई निशान न मिलना असंभव था। अस्मिता के मन में एक आशा जागी कि शायद गंगा जीवित है, जबकि रॉकी के मन में शंका और भय दोनों बढ़ने लगे। तभी अचानक एक आवाज गूंजी। वह आवाज शांत थी, लेकिन उसमें हल्की सी व्यंग्यात्मक मुस्कान छिपी हुई थी। सभी की नजरें तुरंत उस दिशा में उठ गईं। दूर एक छत पर गंगा आराम से बैठा हुआ था, जैसे अभी तक जो कुछ हुआ उससे उसका कोई संबंध ही न हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी और उसकी आंखों में वही आत्मविश्वास झलक रहा था जो पहले था। ये दृश्य देखकर सभी लोग हिल गए। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह जीवित है। अभी कुछ ही क्षण पहले जिसे सबने मरते देखा था, वो अब बिल्कुल सही सलामत सामने बैठा था। गंगा ने जिस तकनीक का उपयोग किया था वह अत्यंत दुर्लभ थी। उसने मिरर इमेज इंटेंट का प्रयोग करते हुए अपने स्थान पर एक प्रतिबिंब छोड़ दिया था, जबकि उसका वास्तविक शरीर क्षण भर में दूसरी जगह पहुंच गया था। यह इतना तेज और सटीक था कि हजारों लोगों की आंखों को भी धोखा दे गया। आर्य के चेहरे पर अब स्पष्ट रूप से क्रोध उभर आया था। उसे ये स्वीकार करना कठिन लग रहा था कि उसका प्रहार व्यर्थ चला गया। उसने गंगा से पूछा कि यह कैसे संभव हुआ, लेकिन गंगा ने केवल व्यंग्य में जवाब दिया। यह उत्तर आर्य के अहंकार पर सीधा प्रहार था। उसका चेहरा बिगाड़ हो गया और उसकी शक्ति पहले से भी अधिक उग्र हो उठी। अब वह केवल जीतना नहीं चाहता था, बल्कि हर हाल में गंगा को समाप्त करना चाहता था। उसने तुरंत दूसरा प्रहार किया। इस बार उसकी गति और शक्ति पहले से कहीं अधिक थी। उसकी तलवार की ऊर्जा हवा को चीरती हुई आगे बढ़ी और ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे आकाश और पृथ्वी को एक साथ काट देगी। गंगा ने इस बार स्थिति को हल्के में नहीं लिया। उसने विंड इंटेंट और मिरर इंटेंट दोनों का उपयोग किया, लेकिन आर्य का प्रहार इतना तेज था कि बचना पहले जितना आसान नहीं था। एक भयंकर विस्फोट हुआ। इस बार गंगा पूरी तरह से बच नहीं पाया। उसका शरीर सीधे प्रहार की चपेट में आ गया और वह पीछे की ओर गिरते हुए एक भवन के भीतर जा गिरा। भवन तुरंत ढह गया और धूल का गुबार उठ खड़ा हुआ। आर्य की आंखों में एक चमक आई। उसे लगा कि इस बार उसका वार सफल रहा है, लेकिन उसने सावधानी नहीं छोड़ी। उसने तुरंत तलवार को कसकर पकड़ा और उस दिशा में तेजी से बढ़ा जहां गंगा गिरा था। उसका इरादा स्पष्ट था। वह अब कोई जोखिम नहीं लेना चाहता था। इस बार वह सुनिश्चित करना चाहता था कि गंगा पूरी तरह समाप्त हो जाए। धरती एक बार फिर भयंकर गर्जना के साथ कांप उठी। आर्य की तलवार से निकली रोशनी नीचे गिरते ही पूरा क्षेत्र धंस गया और चारों ओर धूल और धुएं का विशाल गुबार छा गया। दृश्य इतना भयावह था कि कुछ क्षणों के लिए ऐसा लगा जैसे पूरी सड़क ही मिटा दी गई हो। आसपास खड़े लोग सांस रोककर उस धूल भरे क्षेत्र को देखने लगे, मानो अगला क्षण किसी निर्णय की घोषणा करने वाला हो। धीरे धीरे फुसफुसाहट फैलने लगी कि इस बार गंगा निश्चित रूप से बच नहीं पाया होगा। बहुतों ने मान लिया कि अब सब समाप्त हो चुका है। दूर खड़े कैलाश ने गहरी सांस लेकर सिर हिलाया। उनके स्वर में हल्की निराशा थी। उन्हें लगा कि आर्य की गति इतनी अधिक थी कि गंगा के पास अपनी चाल चलने का समय ही नहीं बचा। दूसरी ओर रॉकी के मन में भी यही विचार था कि इस बार गंगा का अंत निश्चित है। उसी समय बेहोश पड़े महिपाल को होश आया। उसने जैसे ही धूल के गुबार की ओर देखा, उसका चेहरा घबराहट से भर गया। उसने कांपती आवाज में पूछा कि क्या गंगा सच में मर गया। रॉकी ने कठोर स्वर में कहा कि गंगा की मृत्यु हो चुकी है और वह अपने घमंड का परिणाम भुगत चुका है। ये सुनकर महिपाल जैसे भीतर से टूट गया। वह छत पर ही बैठ गया और अपने आप को दोष देने लगा कि अगर वह गंगा को यहाँ न लाता तो ये सब नहीं होता। उधर धूल और धुएं के बीच वास्तविकता कुछ और ही थी। गंगा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसने अंतिम क्षण में मिरर इमेज का सहारा लिया था, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह बच नहीं सका। आर्य के हमले का लगभग 30% प्रभाव उसके असली शरीर पर पड़ा था। उसके शरीर में दर्द था, लेकिन वह जीवित था और उसकी आंखों में अब पहले से भी अधिक ठंडा संकल्प चमक रहा था। जैसे ही तेज हवा चलने लगी और धूल हटने लगी, गंगा ने अवसर को पहचाना। उसने बिना समय गंवाए अपने समुद्र चेतना से रॉथ ऑफ द स्काई को बाहर निकाला। उसका पूरा शरीर केंद्रित हो गया। उसने धनुष को खींचा और 3 चक्रों से परिष्कृत अपनी समस्त शक्ति को एक बिंदु में समेट दिया। एक गहरा नीला तीर, जिसमें लाल प्रकाश की धाराएं बह रही थीं, उसके हाथ में बना।
वह तीर साधारण नहीं था, उसमें संकुचित ऊर्जा इतनी प्रबल थी कि आसपास की हवा भी कांपने लगी। क्षण भर में उसने तीर छोड़ दिया। वह तीर बिजली की तरह धूल को चीरता हुआ आगे बढ़ा। छोड़ते ही गंगा ने तुरंत उस दिव्य धनुष को वापस अपनी चेतना में समेट लिया ताकि कोई उसके रहस्य को न समझ सके। ऊपर आकाश में आर्य पूरी सावधानी से नीचे देख रहा था। वह गंगा को खोजने के लिए अपनी दिव्य चेतना फैला चुका था। तभी अचानक धूल के भीतर से एक नीली लाल चमकती किरण निकली। शुरुआत में वह एक साधारण तीर जितनी प्रतीत हुई, लेकिन उसकी ऊर्जा ने तुरंत आर्य के मन में भय उत्पन्न कर दिया। वह क्षण अत्यंत खतरनाक था। बिना देर किए आर्य एक ओर हट गया। तीर उसकी बगल से गुजर गया और पीछे आकाश में एक चमकदार रेखा छोड़ गया, जैसे कोई उल्का गुजर रही हो। दूर खड़े कैलाश और रॉकी दोनों ने इस तीर की शक्ति को महसूस किया और उनके चेहरों का रंग बदल गया। उन्होंने तुरंत समझ लिया कि इस तीर को रोकना उनके लिए भी आसान नहीं होता। आर्य ने राहत की सांस ली, लेकिन ये राहत केवल एक क्षण के लिए थी, क्योंकि अगले ही पल एक ऐसा दृश्य हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। वह तीर, जो आगे निकल चुका था, अचानक हवा में मुड़ा, जैसे उसमें अपनी स्वयं की चेतना हो। वह एक चक्र बनाते हुए वापस लौटा और सीधे आर्य की पीठ की ओर बढ़ा। रॉकी ने तुरंत चेतावनी दी, लेकिन अब समय बहुत कम था। आर्य ने पीछे मुड़कर देखा और उसका चेहरा भय से भर गया। तीर अब उससे मात्र कुछ दर्जन मीटर दूर था और उसकी गति इतनी अधिक थी कि बचना लगभग असंभव लग रहा था। उसने अपनी पूरी शक्ति झोंक दी और तेजी से एक ओर हटने की कोशिश की। तीर उसके शरीर से आधे मीटर की दूरी से गुजर गया। यदि वह एक क्षण भी देर करता तो वह निश्चित रूप से भेद दिया जाता। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। जैसे ही आर्य ने राहत महसूस की, उसी क्षण उसकी आंखों में फिर से भय लौट आया, क्योंकि वह तीर, जो अभी-अभी उसे पार कर गया था, एक बार फिर मुड़ा और इस बार और भी तेज गति से उसकी ओर वापस आ रहा था। स्काई एरो आर्य के पास से आधे मीटर से भी कम दूरी पर गुजर गया। उस क्षण सभी को यही लगा कि आर्य ने उस अचानक दिशा बदलने वाले हमले को सफलतापूर्वक टाल दिया है। भीड़ के मन में एक क्षणिक राहत की भावना उत्पन्न हुई, मानो संकट टल गया हो। लेकिन किसी ने ये कल्पना भी नहीं की थी कि जैसे ही वह तीर उसे छूकर आगे निकला, उसी क्षण वह फिर से मुड़ा और उसी तीव्र वेग से वापस उसकी ओर बढ़ने लगा। उस समय आर्य और उस तीर के बीच की दूरी आधे मीटर से भी कम रह गई थी। चाहे वह अपनी पूरी शक्ति क्यों न लगा देता, अब उसके पास बचने का कोई मार्ग नहीं था। इतना ही नहीं, उसके पास अपनी शक्ति को सक्रिय करने का भी समय नहीं बचा था। उसकी आंखें भय से फैल गईं और उसके मुंह से एक टूटी हुई आवाज निकली। नो! उसने अविश्वास से उस तीर को अपनी ओर आते हुए देखा, जैसे मृत्यु स्वयं आकाश से उतरकर उसकी ओर बढ़ रही हो। अगले ही क्षण एक भयंकर विस्फोट हुआ। बैंग! अजूर एरो सीधे उसके शरीर से टकराया। जैसे ही अजूर स्टार एनर्जी फूटी, आर्य का शरीर रक्त की धुंध में घिर गया। उसके मुंह से दर्द भरी चीख निकली और उसका शरीर नीचे की ओर गिरने लगा। बूम! वो एक इमारत से टकराया और 5वीं मंजिल से सीधे पहली मंजिल तक धंसता चला गया। टक्कर इतनी भयानक थी कि जमीन पर दरारें फैल गईं और पूरी 5 मंजिला इमारत गड़गड़ाहट के साथ ढहकर मलबे में बदल गई। आर्य उस मलबे के नीचे दब गया। वहां से केवल उसकी हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी, लेकिन वह भी बहुत कमजोर हो चुकी थी। पूरा वातावरण एकदम शांत हो गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। हर व्यक्ति स्तब्ध खड़ा था। आर्य, राठौर परिवार का मुखिया, टॉर्टस आइलैंड के 3 महान परिवारों में से एक का नेता, वॉइड रेल्म के प्रारंभिक चरण का महान विशेषज्ञ। और अब सत्य ये था, वह एक मध्य स्तर के सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर के हाथों पराजित हो चुका था। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि कोई भी इसे सहज रूप से स्वीकार नहीं कर पा रहा था। लंबे समय तक छाई खामोशी के बाद अचानक किसी ने उत्साहित होकर कहा कि वह जीत गया। गंगा सच में जीत गया। दूसरे लोग भी बोलने लगे, क्या ये सच है कि एक मध्य स्तर का सोल कंडेंसेशन कल्टिवेटर एक वॉइड रेल्म विशेषज्ञ को हरा सकता है? क्या 1000 स्टार सी के पूरे इतिहास में ऐसा कभी हुआ है? कुछ ने कहा कि उन्हें नहीं पता कि इतिहास में ऐसा हुआ या नहीं, लेकिन यह निश्चित है कि गंगा ने ये कर दिखाया। कुछ लोग उस तीर के बारे में चर्चा करने लगे। वह तीर मानो अपनी इच्छा से दिशा बदल रहा था। किसी ने कहा कि वह सिर्फ मुड़ा नहीं था, बल्कि पूरी तरह गंगा के कंट्रोल में था और उसकी इच्छा के अनुसार चल रहा था। भीड़ के विचार पूरी तरह बदल चुके थे। जो लोग पहले उसे घमंडी समझ रहे थे, अब वही कह रहे थे कि उसमें घमंड का अधिकार है।
किसी ने कहा कि शायद केवल वह स्त्री जो उसके साथ थी उसकी असली शक्ति को जानती थी, क्योंकि वही अकेली थी जो शुरुआत से अंत तक शांत रही। लोगों के मन में अब केवल सम्मान और विस्मय था। उन्होंने गंगा को अब एक साधारण कल्टिवेटर नहीं, बल्कि वॉइड रेल्म के बराबर स्तर का योद्धा मान लिया था। तभी एक जोरदार आवाज हुई, बूम। इस आवाज ने सभी को फिर से वास्तविकता में लौटा दिया। सबने देखा कि गंगा धीरे से उड़ता हुआ उस मलबे के पास उतरा जहां आर्य दबा हुआ था। उसने हाथ हिलाया और पत्थरों तथा मलबे को हटा दिया। नीचे आर्य का शरीर दिखाई दिया। वह खून से लथपथ था, उसका चेहरा बिगाड़ हो चुका था और उसकी सांसें अत्यंत कमजोर थीं। वह पूरी तरह लड़ने की क्षमता खो चुका था। उसकी आंखों में आश्चर्य था जब वह गंगा को देख रहा था। उस क्षण उसके भीतर पछतावा, क्रोध, दुख और भय सब एक साथ उमड़ रहे थे। लेकिन अब इन भावनाओं का कोई अर्थ नहीं था। इस वर्ल्ड में विजेता ही राजा होता है और पराजित केवल पराजित ही रह जाता है। उसने कठिनाई से कहा कि गंगा बहुत शक्तिशाली है। फिर उसने आंखें बंद कर लीं और धीमे स्वर में कहा कि उसे मार दिया जाए। गंगा ने बिना कुछ कहे अपनी तलवार उठाई और सीधा वार किया। तलवार उसके हृदय में धंस गई। रक्त बहने लगा और धीरे धीरे आर्य की सांसें पूरी तरह समाप्त हो गईं। गंगा ने तलवार वापस रखी, हाथ के इशारे से उसका स्टोरेज रिंग अपने पास ले लिया और फिर मुड़कर रागिनी की ओर चल पड़ा। उस पर सबकी नजरें टिकी हुई थीं। जो लोग केवल दर्शक थे, उनके लिए यह एक अद्भुत अनुभव था। उन्होंने एक ऐसे प्रतिभाशाली योद्धा को देखा था जिसकी बराबरी करना लगभग असंभव था। लेकिन कैलाश और रॉकी के मन में भावनाओं का तूफान चल रहा था। कैलाश ने गहरी सोच में डूबते हुए महसूस किया कि गंगा ने उसकी सहायता अस्वीकार इसलिए की थी क्योंकि वह स्वयं पर्याप्त शक्तिशाली था। उसने समझ लिया कि देसाई परिवार के पास ऐसा कुछ नहीं था जो गंगा को आकर्षित कर सके। दूसरी ओर ये परिवार के लोग छत पर खड़े थे। महिपाल खुशी से चिल्ला उठा कि गंगा जीत गया। वह अत्यंत प्रसन्न था, लेकिन बाकी सभी के चेहरे गंभीर थे। रॉकी का चेहरा तो और भी कठोर हो गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि गंगा इतना शक्तिशाली निकलेगा कि आर्य को भी मार दे। अब उसे पछतावा हो रहा था। अगर उसने शुरुआत में ही गंगा का साथ दिया होता तो ही परिवार टॉर्टस आइलैंड का सबसे शक्तिशाली परिवार बन सकता था। लेकिन अब सब बदल चुका था। उसने न केवल अवसर खो दिया, बल्कि गंगा को नाराज भी कर दिया। उसके मन में एक क्षण के लिए विचार आया कि क्या वह अचानक हमला करके गंगा को मार दे। तभी रागिनी ने मुस्कुराते हुए कहा कि यह लड़ाई और जल्दी समाप्त हो सकती थी, लेकिन समय व्यर्थ गया। ये सुनकर सभी लोग चौंक गए। क्या इसका अर्थ है कि गंगा के पास इससे भी अधिक शक्तिशाली उपाय थे? गंगा ने केवल मुस्कुराकर कहा कि अंततः जीत तो उनकी ही हुई। उसकी यह सहजता ही लोगों को और अधिक विश्वास दिला रही थी कि वह अभी भी अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा था। रॉकी ने अंततः अपने विचार को त्याग दिया। उसने महिपाल से कहा कि वह गंगा से बात करे और ही परिवार के प्रति किसी प्रकार का द्वेष न रखने को कहे। महिपाल ने कड़वी मुस्कान के साथ यह जिम्मेदारी स्वीकार की। वह गंगा के पास आया और साफ शब्दों में कहा कि ही परिवार ने उसकी मदद नहीं की और वह आशा करता है कि वह इसे दिल पर नहीं लेगा। गंगा ने शांत स्वर में कहा कि वह महिपाल के लिए इस बात को नज़रअंदाज कर देगा। लेकिन फिर उसकी नज़र सारांश पर पड़ी। उसकी आंखों में ठंडक आ गई और उसने कहा कि समुद्र में जो घटना हुई थी वह किसी के षड्यंत्र का परिणाम थी और अब समय आ गया है कि उस बात को सुलझाया जाए ताकि भविष्य में कोई फिर से विश्वासघात न कर सके। ये सुनकर सारांश का शरीर कांप उठा। उसके माथे पर पसीना आ गया और वह भय से भर गया। उसने जो किया था वह अब छिपा नहीं रह सकता था। गंगा ने रॉकी की ओर देखते हुए शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा कि वह ही परिवार की तथाकथित उदारता को नज़रअंदाज कर सकता है, लेकिन जब परिवार के भीतर ही कोई षड्यंत्र करता है तो उसे साफ करना आवश्यक होता है। उसके शब्दों में कोई क्रोध नहीं था, लेकिन उनमें ऐसी दृढ़ता थी जिसने पूरे वातावरण को भारी कर दिया। अब निर्णय का क्षण आ चुका था। ये हमारा एप्लीकेशन है, आपको यहाँ का डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, सागा सीरीज़, ठीक है। और इसमें आपको 4 सीरीज़ अभी मिलेंगी। एक नई सीरीज़ जो कि मैं कल डालूँगा, बाकी 3 सीरीज़ हैं जो कि पुरानी है, रूथलेस, हिडन योद्धा, मिलेनियम मैजिकल योद्धा, जिसके मैं एपिसोड बनाना शुरू कर दिए हैं। डेली अपलोडिंग होगा इनका सीरीज़ का। बाकी जो अभी आप सुन रहे हो यूट्यूब के आगे के चारों सीरीज़, इसके मैं कभी एक दिन में फ्री होकर
एपिसोड को अपलोड करना स्टार्ट कर दूँगा। उसके बाद ऐप में आपको डेली एपिसोड उसी के आगे मिलते रहेंगे, ठीक है। और यूट्यूब पे भी मैं अल्टरनेट एपिसोड अब उनको हमेशा देता रहूँगा और कंप्लीट सीरीज़ अपलोड होंगी और ऐसे ही अपलोड होते रहेंगी। एक दिन में 20-20, 30-30 एपिसोड आते रहेंगे। जिस दिन से मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया, अभी मैं थोड़ा काम कर रहा था इसलिए आ नहीं रहे थे। बाकी सारा डमी डाटा है, सिर्फ 4 सीरीज़ हैं जो कि मैंने बता दिया। कल एक नई सीरीज़ आपको दे दूँगा, उसको आप लोग सुनिएगा, ठीक है।